Yes, good evening to all of you friends. We start class at 9 p.m. Few more seconds to go. Ten more seconds. All right, friends. So now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या मुझे देख सकते हैं? सुन सकते हैं? वोटिंग लाइन में बताइए ट्रू फॉल्स में. पल्लवी, तिथि, विक्रम, ओंकार, हेमंत, किशोर, प्रशील, अनदर्स, डांस रीजर्स. वी मूव फॉरवर्ड. करीब 1% लोग बोल रहे नहीं देख सकते, तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोलर या कंट्रोल शिफ्ट पर प्रेस करिए. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली शुगर. मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, देन शुगर. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. और फिर वेडनेसडे एक पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड करूंगा. कल रात तक हमने जो पढ़ा था उसमें बहुत सारे फैक्चुअल जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन थे, और कुल मिला के 10 ऐसे क्वेश्चन है, उससे भी ज्यादा है. अब हर एक को सॉल्व करने बैठेंगे तो 30 मिनट उसी में चले जाएंगे, तो हमको और भी खत्म करना है. तो वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वेडनेसडे जो क्विज होगी उसमें. अभी तो एक दो ही चेरी पिक करके मैं क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सब होंगे वेडनेसडे की क्विज में, देख लेना. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. लघु वित्त बैंक बनाने का उद्देश्य. व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? पहला, छोटे उद्योगों को कर्ज देना, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट. दूसरा, छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज देना, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तीसरा, नौजवान उद्यमियों को गांव में व्यापार शुरू करने का प्रोत्साहन देना, टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या काम है? ओनली 1 2 3 4 जो भी आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स नाउ. नवदीप, सुलभ, अनिमेश, रतन, हर्षित, स्वाति, प्रशांत, रिजवान, जैनी, श्रेय, दीपशिखा, शशांक, साकेत, पीयूष, मारिया, विक्रम, विकास, विश्वनाथ, ऋतुराज, सत्य, तुषार, आदि, गौतम, मोहित, तपस्या, किरण, कोमालिका, संगम, अनिरुद्ध, असीम, आंचल, अंकिता, निमिष, हर्ष, साक्षी, प्रशांत, शिवा, रुचिर, विश्वरतन, ये सब फिर तुषार, विश्वरतन, रागिनी, शिवा, कृष्णा, कुशाल, रुचि, अक्षय, आशीष, चिराग, नरेश. करेक्ट आंसर. देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे बिजनेसमैन को, स्मॉल फार्मर्स को लोन देगा, तो करेक्ट है. सो 1 एंड 2 इज राइट. तो आंसर कुड बी आइदर ए और आंसर कुड बी आइदर डी. अब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि तीसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं. यंग एंटरप्रेन्योर्स को गांव में बिजनेस शुरू करने का प्रोत्साहन दे. तो क्या हमने कोई ऐसे लोन प्रोडक्ट देखे कि जहां पर कि सपोज आप 18 टू 35 एज ग्रुप में आपको सस्ता लोन मिलेगा, आपका लोन फास्ट पास हो जाएगा? क्या कुछ ऐसा था स्मॉल फाइनेंस बैंक में? नहीं. स्मॉल फाइनेंस बैंक को एज स्पेसिफिक सस्ते लोन नहीं देता, ना ही कोई ऐसा कि तुम वहां धंधा खोलो तुमको हम सस्ता ब्याज देंगे, ऐसा कुछ है नहीं. सो थर्ड इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. यानी जवाब बनता है ओनली 1 एंड 2 ओनली. तीसरा उसका ऑब्जेक्टिव है नहीं. अब स्वाभाविक जब एग्जाम खत्म हुई तो लोग ऑनलाइन फॉरम में जगह पड़े कि नहीं इसका तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. फिर अल्टीमेटली जब हम ऑफिशियल आंसर की देखते हैं, हाँ तो क्या क्वेश्चन 40 सेट है, तो जब क्या है. अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है. जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, अलग अलग पिलर में यूपीएससी ने कई बार ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि वो आपको ऐसा बोले व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस या व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. तो एकदम जो कोर आर्गुमेंट है उनको पकड़ना है. बीरबल की खिचड़ी नहीं पकड़नी कि अच्छा वो ऐसा करेगा, उसमें से ये होगा, से ये होगा, से ये होगा. उस टाइप के लॉजिक से वो पूछता नहीं है. तो इसलिए ये क्वेश्चन हमने देखा, आंसर इज ओनली 1 एंड 2. फिर ये प्रश्न 2021 में शहरी सहकारी बैंकों के बारे में संविधान ढूंढिए. विच रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला, राज्य सरकार उनकी निगरानी और नियंत्रण करता है. दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बॉडी सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. दूसरा, वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं. दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तीसरा, उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया. दे वर ब्रॉट अंडर द पर्पज ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966. तो आप ये सब तो नहीं पढ़ा, वो हैंडआउट में देखना. नहीं पता हो तो एलिमिनेशन मेथड ट्राई करो, ओनली 1 ओनली 2 वगैरह जो भी. आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर इट स्टार्ट्स नाउ. रिया, विश्वनाथ, गरिमा, तनिष्का, अनुश्री, संतोष, अजीत, मारिया, आनंद, आयुष, अजय, चिराग, प्रियांशु, अभिलाष, राजश्री, यशस्वी, तनिष्क, प्रतीक, सुमन, हर्ष, अभिषेक, पीयूष, भार्गव, सोनिया, अभिमन्यु, लिपि, धीरेन्द्र, अमृत, विश्वरतन, रागिनी, दर्शन, गौरव, नवनीत, निमिष, ओजस्वी, ओंकार, अंकिता, नंदन, नरेश. करेक्ट आंसर. देखिए, कल रात हमने देखा था, कल रात का नहीं, जमाने में जो परीक्षा पूछी थी उससे पहले भी देखा था. लेट मी जूम इन. क्या प्रश्न है? कोऑपरेटिव बैंक, सिंगल स्टेट, अर्बन या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करता है. यूनियन गवर्नमेंट नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है. तो इस हिसाब से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, और फर्स्ट जो अगर रॉन्ग है तो उस हिसाब से 1 ए सी और डी चला गया, तो जो बचा जवाब है जवाब क्या? बी 2 एंड 3 ओनली. अब आप कहेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर क्या है, वो हम लोग समझेंगे पिलर 1 सी में. ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, वो भी आपके हैंडआउट में दिया. इतना में छोटा छोटा पढ़ाने नहीं बैठता, वो हैंडआउट में सब आप तैयार करो, इट इज गिवन देयर. और आज का दिया ऐसा नहीं, जिस जमाने में परीक्षा हुई थी उस जमाने में भी वो चीज वहां पर दी थी. ये देखो लिखा है हैंडआउट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कोऑपरेटिव बैंक एप्लीकेबल सिंस 1966. प्रश्न तुमको कैसे ये सपना आ गया या टाइम मशीन में आगे चल के तुमने देख लिया था? नहीं भाई, दूसरे भी आप पेपर जब देखते हैं यूपीएससी के सीडीएस एपीएफ वगैरह, आपको पता रहता है कि वो किस डोमेन में कितना उसको पूछने की वो या कौन से टैक्स को वो फोकस करता है. अब बात ऐसी है कि इकोनॉमी इज नॉट लक्ष्मीकांत, कि आपको ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना मिले कि अच्छा 11 प्रश्न आए तो 11 में से 11 इसमें से निकल जाए. बट ऐसा दूसरा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. लक्ष्मीकांत को आप बेंचमार्क मत मानो. तो उस हिसाब से तो हिस्ट्री की कोई किताब पढ़नी नहीं चाहिए, उसमें 50 पेज पढ़ो तब शायद एक जवाब बनता हो. तो इसके छोटी बुद्धि से काम मत करो, जितना है उतना लगता है माइलेज उसको लेने के लिए. कमिंग बैक, हम लोग देख रहे थे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, उसके अंदर हम देख रहे थे बैंक्स. बैंकों में कल हमने कमर्शियल बैंक में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, फिर रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक देखी. फिर हम देख रहे थे कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव में हमने अर्बन कोऑपरेटिव देखे. अब हम लोग बात करें रूरल कोऑपरेटिव, ग्रामीण सहकारी बैंक. तो देखिए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑडियंस के हिसाब से क्या हो सकता है, रूरल हो सकता है और अर्बन हो सकता है. अब हम बात कर रहे हैं रूरल कोऑपरेटिव्स की. तो रूरल कोऑपरेटिव्स में क्या होता है? रूरल कोऑपरेटिव्स के फिर सब टाइप होते हैं. कुछ ऐसे जो शॉर्ट टर्म के लोन देते हैं और कुछ ऐसे जो लॉन्ग टर्म के लोन देते हैं. अब आपके लॉन्ग टर्म मतलब क्या है? इस तरफ 20 ईयर्स का देता है, ये 15 ईयर्स का देता है, क्या है? तो जवाब है नॉर्मल बुक्स में कोई खुल के नहीं लिखा, तो मैं गूगल सर्च करने खुद से जाता नहीं, क्योंकि वो तरीका ही गलत है यूपीएससी की तैयारी करने का. इफ समथिंग इज नॉट गिवन इन द बुक, जो भी नॉर्मल एकेडमिक बुक्स है, आपको कम पढ़ने, मुझे टीचर के रूप में ज्यादा पढ़ने, पर उसकी भी लिमिट होती है कि अच्छा ये 4 और किताबें जो देखनी है, अब उसके अंदर भी ना दिया तो फिर और जाना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो सिलेबस खत्म हो ही नहीं सकता. सो एनीवेज, रूरल कोऑपरेटिव दो जाके होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म. अब तुक्के के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि मान लीजिए लॉन्ग टर्म का मतलब है 20 ईयर का वो लोन देता है, और शॉर्ट टर्म वाला लेस देन 20 ईयर का लोन देता है. अब ऐसे जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उसमें 3 लेयर्स होते हैं. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी डीसीसीबी, और उसके नीचे गांव में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पीएसीएस.
सो दीज आर रूरल कोऑपरेटिव्स, ऐसे आरबीआई अपने एनुअल रिपोर्ट में उसको दिखाता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो एक गांव में होती है, दे आर प्रेजेंट इन एवरी विलेज, तो वो बैंक नहीं है, वो कोई सीआरआर एसएलआर वगैरह उस पे लगता नहीं है, वो तो बस विलेजर का पैसा कलेक्ट करके आपस में वो समझेंगे थोड़ा ऊपर जाएगा उस टाइप की सिस्टम। आरबीआई उसको हायरार्की टेबल में से दिखाती है, इसलिए मैंने डाला, अदरवाइज दे आर नॉट बैंक्स, उस पे सीआरआर एसएलआर वो सब नहीं है। दूसरा, रूरल कोऑपरेटिव में हमने देखा शॉर्ट टर्म लोन देने वाले स्टेट डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल के, सामने कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म के लोन देने वाले कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके अंदर एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और दूसरा होता है लैंड बैंक। इनको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं, वो इतने फेमस नहीं है कि ना ही वो इतनी सुर्खियों में रहते हैं। इनके काम क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल सपोज कच्छ, तो आप जानते हैं वहां पर तो रेगिस्तान है, रण है। अब वहां पर आपको कोई लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट करना, लैंड रिक्लेमेशन मतलब वो पूरा जो रेगिस्तान है उसकी रेती हटा दो, उधर कहीं और से आप मिट्टी लाके डालो और उसमें भी 3-4 साल तक वो पूरा काम चलेगा, फिर उसमें फसल डाल देन लाइक दैट इट विल गो ऑन फॉर 20 इयर्स, तब जाके इट विल बिकम कल्टीवेबल लैंड। ऐसे जो लंबे लंबे प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए वो लोन देता है, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्कोप ऑफ एग्जाम, तो चिंता करनी नहीं है। कुछ बार वो रॉन्ग ऑप्शन में इसको डालता है, पर वो आप एलिमिनेशन करो तो वो सब हट जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं अभी तो पेयर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब जगह पीएचडी करके जाना चाहिए, तो उनको मेरा ये कहना है कि भाई उसमें लगे रहोगे तो देन बाकी के सब्जेक्ट आपके खत्म नहीं होंगे और फिर भी इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा मिलेगा नहीं आपको। फिर वापस आते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें शॉर्ट टर्म के लोन देने वाले, मतलब व्हाटएवर 10 इयर्स 15 इयर्स देने वाले। टॉप लेवल पे होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब ये पूरा काम होता कैसे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अंदर गांव वाले कुछ पैसा सेव करेंगे, अब वो सेव करेंगे उसमें से कुछ पैसा वापस में एक दूसरे को लोन में चला जाएगा। सपोज फिर भी कुछ सरप्लस डिपॉजिट बचे, सपोज ये दो फार्मर ने 20 रुपीज डिपॉजिट किया, एक फार्मर को 10 रुपीज दिया, तो बचा कितना 10 रुपी, वो ऊपर डिपॉजिट करेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में। अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वाला भी किसी को सपोज 5 रुपी लोन में देता है, तो बाकी बचा कितना 5 रुपी, तो वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लोन में देंगे, वो किसी को और 2 रुपी लोन में दे देता है, तो बचा कितना 3 रुपी। इस तरह से ये पूरी गेम चलती है। अब ये जो 3 रुपी बच गए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास, उसको वो क्या करेगा, वो सारा पैसा वो एसएलआर कोटे के हिसाब से व्हाटएवर डिपॉजिट उसका 18% वो डाल देगा सब बॉन्ड्स में। अब बॉन्ड में वो वैसे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी डाल सकता है यूनियन की, बट ज्यादातर वो डाल देगा स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, या जिसको कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट के लोन्स। तो वो सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है लोन के रूप में, और वो सब उसका एसएलआर कोटा माना जाता है। उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, वो एसएलआर कितना 18 है 10 है, डू नॉट वरी अबाउट इट, वो कुछ है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, फ्रॉड्स, कास्टिज्म, पॉलिटिसाइजेशन, लोन रिकवरी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जिस भी दबंग बाहुबली है वो लोन वापस नहीं करेगा, उसी के सब बाकी लोग मिले जुले होंगे, सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। नाउ इन रियलिटी हम ऐसा मान रहे हैं कि ये फार्मर 20 रुपी देंगे और ऊपर 3 रुपी जाएगा, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, बिकॉज फार्मर्स आर पुअर, तो वो कितना ही पैसा सेव करेंगे। तो नॉर्मली ये होता है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नाबार्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन से लोन में पैसा लेता है और फिर वो पैसा नीचे 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 जाता है। तो हालांकि गांव वालों की बचत बहुत कम है, इसलिए नाबार्ड से कर्जा लेके नीचे दिया जाता है, बिकॉज द सेविंग्स आर वेरी लो, सो एक्चुअली नाबार्ड विल गिव लोन्स टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड देन दे विल गिव लोन्स टू डाउनवर्ड्स। अब प्रश्न कि ये सब बन गया तो इसको रेगुलेट कौन कर रहा है। देखिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएट एक तरफ है बैंक्स, जिसके अंदर हमने देखे कमर्शियल बैंक और दूसरे अभी देख रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है, तो जब नाबार्ड करता है। अब प्रश्न तो नाबार्ड को तुम प्लॉट करो चार्ट में, हाँ तो नॉन बैंक्स उसके नीचे है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसके नीचे, एक्सिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सीडीबी वगैरह है, तो नाबार्ड इज हियर। उसका काम क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करेगा और रीजनल रूरल बैंक्स को रेगुलेट करेगा। हाउएवर टोटल रेगुलेशन अल्टीमेटली कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई असल में आरबीआई सपोज टू रेगुलेट दिस कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक, बट आरबीआई के पास स्टाफ कम है, ऑफिस कम है, तो बहुत सारा काम उसने आउटसोर्सिंग या डेलीगेशन में नाबार्ड को दे दिया। तो आरबीआई विल टेल नाबार्ड कि भाई तुम देख लेना, फिर नाबार्ड कोऑपरेटिव बैंक और इस तरह रीजनल रूरल बैंक्स को रेगुलेट कर लेगा। सो वी आर डन विद कोऑपरेटिव बैंक्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड हाई-फाई। ये क्या है, हमने देखा कैसे 69 और 80 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर जो बैंक थे उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद ये जो बैंक सब सरकारी बैंक बन गए जैसे एसबीआई वगैरह, तो रतन टाटा उसके पास लोन लेने जाए कि भाई हमको लोन दे दो, तो बैंक क्या कहने, नहीं हम तो बस गरीबों को लोन देते हैं, ऊपर से मिनिस्टर का ऑर्डर है आपको नहीं दे सकते। सो नाउ पब्लिक सेक्टर बैंकों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई कि हम तो गरीबों को लोन देंगे, ये तुमको हम लोन नहीं दे सकते। रतन टाटा ने मुझे तो बड़ा सा पावर प्लांट लगाना है, बड़ा शिपिंग पोर्ट खोलना है, फैक्ट्री खोलना है, लोन चाहिए लोन दो, बट ही विल नॉट गेट हेल्प फ्रॉम द बैंक्स। आप कहते हो उसमें क्या है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक उसको लोन नहीं दे रहा है, सपोज एसबीआई नॉट गिविंग लोन टू रतन टाटा, तो रतन टाटा ने मार्केट में जाके शेयर बाजार में जाके अपने शेयर इशू करने चाहिए, कुछ बॉन्ड इशू करने चाहिए, राइट। ही शुड गो देयर एंड कलेक्ट द बॉन्ड्स एंड शेयर्स, ऐसा सब करे। पर तकलीफ ये है कि हम बात कर रहे हैं 70s की 80s की, उस जमाने में ये शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट या जिसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट, इट वाज वेरी अंडर डेवलप्ड और मुश्किल से 1000-10,000 लोग पार्टिसिपेट करते होंगे पूरे भारत में, सब लोगों को शेयर बाजार क्या है वो भी नहीं पता था। सो वेरी फ्यू इन्वेस्टर पार्टिसिपेटेड। तो ये रतन टाटा उसमें कुछ अपना इंस्ट्रूमेंट इशू भी करे कि 100 करोड़ की मेरे आईपीओ में आप शेयर है, मुझे खरीद के पैसा दो, तो आज 1-2 करोड़ का कोई माल खरीदे। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेसमैन नाउ कि बैंक से भी बड़ा लोन नहीं मिला और शेयर मार्केट से भी नहीं हो रहा है, तो जाए कहाँ। तो इनकी हेल्प करने के लिए धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बनवाए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी डीएफआई। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई, फिर आईसीआईसीआई जो 1955 में बना। आप कहेंगे ये तो बैंक है, यू आर राइट, पर जब ओरिजिनली बना तो वो बैंक नहीं था, वो ऐसा सब काम करता था। फिर एक आईडीबीआई बनाते हैं, वो तो बैंक है, वो पहले बैंक नहीं था, वो काम दूसरे करता था। ये सब लोग क्या काम करते थे, दे वर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मतलब वो मार्केट में बॉन्ड इशू करेंगे, बाजार में वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट वगैरह से लोन लेके आएंगे और फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऐसा सब पैसा अलग अलग बिजनेस को बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन में देंगे। इन सबके फुल फॉर्म और ईयर्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सिवाय कि आप बैंक की एग्जाम की तैयारी करते हैं। हाँ तो उस जमाने में क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा था कि मतलब ये जो भी इंदिरा गांधी के टाइम पे देयर वर बैंक्स, देयर वर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब एलआईसी वगैरह, एंड देन देयर वर डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई ऐसी सब ऑर्गेनाइजेशंस थी। फिर 90s में बनी नरसिंह होम कमेटी, उसने कहा ये थर्ड कैटेगरी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 कैटेगरी में चाहिए, बैंक हो या एनबीएफसी। यानी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन थे आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, उनको बोला कि अब से ये सब नहीं है, तुम डिसाइड करो बैंक बनना है कि एनबीएफसी बनना है। तो फिर ये हुआ आईसीआईसीआई और आईडीबीआई ने कहा हमें बैंक बना दो, और आईएफसीआई ने कहा नहीं मुझे बैंक नहीं बनना, तो उसको एनबीएफसी बना के रखा। सो प्रेजेंटली देयर इज नो डीएफआई, काम कुछ इस तरह से होता है। अब तो मतलब ऐसी कोई चीज है ही नहीं डीएफआई नाम की। कुछ बार न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट, आप जानते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि तुमको 300 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, कोई मुद्दा हो कि मुद्दा नहीं हो। एज अ रिजल्ट इंडियन एक्सप्रेस, उनके कॉलमनिस्ट ने एक बहुत ही इजी टेक्निक अपनाई है, कुछ नहीं मिले तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की आर्टिकल लिख दो, और द हिंदू वालों को कुछ नहीं मिले तो उनका ये कि आरबीआई को कुछ आता नहीं है, आरबीआई में सब आरबीआई डज नॉट नो एनीथिंग, हम होशियार, गवर्नर को कुछ पता नहीं। सो लाइक दैट दे विल राइट सम क्रिटिकल आर्टिकल्स, उसमें घूम फिर के कई बार वो इसको रिकॉल करेंगे कि देखो अभी बिजनेसमैन को लोन नहीं मिल रहा है, तो हमें ये जो पुराना डीएफआई था उसको रिवाइव करना चाहिए वगैरह। तो क्या कहना चाहते हैं नाउ यू नो, क्या बात करना चाहते हैं, ये सब करो, अभी का ये सिस्टम खराब है।
फिर वापस आते हैं। नाउ प्रेजेंट क्लासिफिकेशन में क्या है बैंक और नॉन बैंक। नॉन बैंक के अंदर हम समझे आई क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सिर्फ 5 है, ओनली 5। एक्सिम बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक सीडीबी, और फिर एक लेटेस्ट बना एनएबीएफआईडी। ये सब लोग क्या काम करते हैं, वन बाय वन वी विल सी। सबसे पहले डिफरेंस समझो आप कि नाबार्ड सीडीबी ये सब जो आई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई एक्सिस से अलग कैसे है। तो देखिए एसबीआई एक्सिस वगैरह बैंक दे कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, मुझसे आपसे डिपॉजिट में पैसा ले सकते हैं। नाबार्ड सीडीबी ये सब लोग नहीं ले सकते, व्हाई? बिकॉज़ दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट। सीआरआर एसएलआर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स बैंकों को लागू होता है, नाबार्ड सीडीबी वगैरह को लागू नहीं होता, क्यों? उसका वो काम नहीं है, उसका काम अलग है। थर्ड इज बासेल नॉर्म्स। बासेल नॉर्म मतलब वो स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे कि सब सिस्टम स्टेबल रखने के लिए ऐसे ऐसे काम करो, जिसके बारे में हम प्रोबेबली संडे तक में पहुंच के पढ़ेंगे। तो बासेल नॉर्म्स बैंकों पे भी लगते हैं करेक्ट, और ये नाबार्ड सीडीबी वगैरह पे भी लगते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब अब तक हमने पढ़ लिया बैंक, बैंक में कमर्शियल कोऑपरेटिव वो सब देख लिया। अब हम देख रहे हैं नॉन बैंक। नॉन बैंक के अंदर सब टॉपिक आई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे आर टोटल 5 आई इन इंडिया। अब आपको प्रश्न कि भाई ये किसी से डिपॉजिट ले नहीं सकता, तो काम कैसे करता है? हाउ डज नाबार्ड सीडीबी ये सब, हाउ डू दे फंक्शन? सबसे पहला तो प्रश्न है कि वो पैसा लाते किधर से हैं, फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग द मनी? वो मार्केट में अपने बॉन्ड्स इशू करेंगे जिसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे। वो आरबीआई, भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से लोन लेंगे। वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेंगे। डिपॉजिट मतलब टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, दे विल नॉट डू दैट। दे विल कलेक्ट द मनी थ्रू अदर मींस। फिर ये लोग ये सारा जो पैसा उनको मिला वो आगे लोन में घुमाएंगे कि नाबार्ड है वो बैंकों को लोन देगा, माइक्रो फाइनेंस और दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लोन देगा। कुछ कुछ बार वो बड़ी कंपनियों में सीधा इन्वेस्ट कर दे, खास कर ये नेशनल हाउसिंग बैंक वगैरह, कोई बहुत बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनने वाला हो या कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट हो, तो वो सीधा उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी कंपनियों में। नाउ व्हाट विल हैपन, सपोज नाबार्ड ने किसी बैंक को लोन में पैसा दिया एसबीआई को, देन अल्टीमेटली एसबीआई क्या करेगा, वो पैसा भी किसी को तो लोन में देगा, नीचे फार्मर को, विलेजर को। तो यानी एक प्रकार से क्या हुआ, नाबार्ड इज गिविंग लोन्स करेक्ट, बट इनडायरेक्ट लोन्स टू एंड यूजर। मतलब कोई फार्मर है तो सीधा नाबार्ड के ऑफिस में नहीं जा सकता। नाबार्ड क्या करेगा, नाबार्ड जाके किसी बैंक को पैसा दे, जैसे एसबीआई, एंड देन एसबीआई विल गो एंड गिव लोन्स टू द फार्मर। तो सीधा नहीं है ऐसा, इनडायरेक्ट वो पैसा देता है, इनडायरेक्ट लोन्स टू एंड यूजर्स। एंड यूजर में कौन हो सकता है, फार्मर, व्हीकल सेक्शन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वगैरह वगैरह। अब ऐसे जो आई है इनको समझते हैं क्रोनोलॉजी वाइज, मतलब सबसे पुराना कौन, फिर नया कौन पैदा हुआ। तो सबसे पुराना एक्सिम। एक्सिम क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस रिलेटेड लोन्स और प्रोजेक्ट को मदद करते हैं। इसका ओनर या मालिक कौन है, तो जावे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मालिक है। दूसरा है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका ओनर कौन है, तो जब 100% सरकार मालिक है। एक जमाने में आरबीआई के पास कुछ 0.7-0.1% ओनरशिप थी, पर फिर आरबीआई ने सब दे दिया भारत सरकार। नाबार्ड का एक काम है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड चलाता है। आप जानते हैं बैंकों ने अपने लोन का 40% प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में देना है, बट सपोज कोई बैंक वो काम नहीं कर पाए, मतलब देयर इज अ शॉर्टफॉल, तो शॉर्टफॉल का कुछ पैसा ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आरआईडीएफ के अंदर जाएगा। ये सीधा लोन नहीं देता, इनडायरेक्ट लोन देता है फार्मर, आर्टिजन, विलेजर्स को। नाबार्ड का एक काम क्या है वो मैंने आपको बताया। नाबार्ड कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेशन करना और रीजनल रूरल बैंक्स को रेगुलेशन करने का काम करता है। प्रश्न तो कि नाबार्ड को कौन रेगुलेट करता है? नाबार्ड को रेगुलेट करता है आरबीआई खुद। ये जितने आई हैं, एक्सिम, नाबार्ड वगैरह, ऑल ऑफ देम आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई इज द अल्टीमेट रेगुलेटर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस। तीसरे नंबर पर फिर आती है नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी। नेशनल हाउसिंग बैंक का ओनर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। नेशनल हाउसिंग बैंक वाला लोन किसको देगा, डीएचएफएल और ऐसी जो भी होम लोन कंपनी है, जो एक की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनको नेशनल हाउसिंग बैंक विल गिव लोन्स। प्रश्न ये सब जो होम लोन कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, आंसर उन सबको रेगुलेट करता है आरबीआई। प्रश्न नेशनल हाउसिंग बैंक को कौन रेगुलेट करता है, जब उसको भी रेगुलेट करता है आरबीआई। सो दैट वाज एक्सिम डन, नाबार्ड डन, नेशनल हाउसिंग बैंक डन। फिर चौथे नंबर पर बना सीडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 90s में बना। ओरिजिनली इसकी ओनरशिप आईडीबीआई के पास थी, फिर धीरे धीरे उसने सेल कर दिया। तो आईडीबीआई, एसबीआई, एलआईसी वगैरह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की छोटी छोटी शेयर होल्डिंग है। इसका काम क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल इंडस्ट्री, उसको वो इनडायरेक्ट लोन देगा, सीधा नहीं। मतलब आप समझो सीडबी किसी एसबीआई को लोन देगा, एसबीआई जाके एमएसएमई बिजनेस को लोन देगा। फिर ये छोटे मोटे पोर्टल भी बनाता है, चलाता है, वो सब आपके हैंडआउट में दिया, देख लेना। ये तो सब हो गया, 4 ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे। पांचवी जो लेटेस्ट बनती है आई उसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और वो 2021-22 में कुछ बनता है। तो ये एनएबीएफआईडी वो पांचवी आई है आफ्टर एक्सिम, नाबार्ड, हाउसिंग बैंक एंड सीडबी। इसको भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। प्रश्न इसका काम क्या है, तो देखिए जो एनएबीएफआईडी है वो गवर्नमेंट से, आरबीआई से, एलआईसी, वर्ल्ड बैंक, बॉन्ड इन्वेस्टर, बहुत सारी जगह से पैसा लेके आता है। और नाम में लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो क्या करेगा, शिपिंग, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो लोन में पैसा देता है। वो किसी इंडिविजुअल बैंक डिपोजिटर के पास लोन, मतलब इंडिविजुअल बैंक डिपोजिटर की डिपोजिट वो नहीं लेता है, वो उसका काम नहीं है। और ये जो पूरा पैसा मोबिलाइज होकर जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए, तो इसके लिए कहा जाता है दिस इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ऐसा नहीं कि असल में नल बना है उसमें पानी निकलता है, बट ये बोलने की बात है कि व्हाटएवर मनी इज बीइंग मोबिलाइज्ड लाइक दिस, ये पूरी हमने जो इनिशिएटिव लिया, जो रिफॉर्म लिया, जो नया ऑर्गेनाइजेशन बना है, जो काम हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है कोई हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बना दी। इसमें और भी कंपोनेंट है, वो सब हम पढ़ेंगे पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। और इट्स डन आई एक्सिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सीडबी, एनएबीएफआईडी। ये याद रखना, ये सबका इंडिविजुअल लॉज है, इन सबको संसद ने अलग अलग कानून से बनाया है। ईच ऑफ देम हैव सेपरेट लॉज। सेकंड, इनको रेगुलेट कौन करता है, जवाब है आरबीआई रेगुलेट्स ऑल ऑफ देम, आरबीआई उसका नियंत्रक है। नॉन बैंक के अंदर हमने देखा आई। अब आगे बात करनी है एनबीएफसी की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें है कि प्राइमरी डीलर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन कंपनी, माइक्रो फाइनेंस, शेयर मार्केट, मेनी थिंग्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एनबीएफसी। मैं आपको कहूं नाइट क्या है, तो एक नाइट को डिफाइन कर भाई अंधेरा होता है वगैरह, तो मैं कहूं तो दिन में भी अंधेरा हो सकता है, देयर इज, अगर बादल छा जाए, इफ देयर इज अ मानसून सीजन, देयर कुड बी डार्कनेस इन द मॉर्निंग आल्सो। सो बेटर वी डिफाइन डे। दिन क्या है वो बता दो, फिर आपको जो दिन नहीं है उसको हम रात कहते हैं। उसी तरह मैं आपको पूछूं व्हाट इज एनबीएफसी, तो एनबीएफसी को भूल जाओ, आप ये डिफाइन करो बैंक क्या है, और जो बैंक नहीं है वो एनबीएफसी है, ऐसी कुछ हम डेफिनेशन उसकी तैयार करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन बैंक। बैंक क्या है, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, वो तो बराबर है, बिजनेसमैन हाउसहोल्ड के बीच में ही बैठा है। इट प्रोवाइड्स डिपॉजिट एंड लैंडिंग सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज। जन सामान्य को डिपॉजिट और लोन की सुविधा देना इसका काम है। अब आप समझो ये वर्ड्स क्या बोलना चाहते हैं, डिपॉजिट सर्विसेज। हाँ, तो बैंक में क्या डिपॉजिट करना है आपने, पैसा। अगर कोई बैंक डिपॉजिट नहीं लेता तो हम उसको बैंक नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल ये जो हमने कहा नाबार्ड, उसके नाम में भले बैंक है, बट इट इज नॉट अ बैंक, हम उसको बैंक में क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज से डिपॉजिट नहीं लेता। दूसरा, डिपॉजिट मनी इज द प्राइमरी वर्क। बैंकों के अंदर आपको सेफ डिपॉजिट वॉल्ट यानी लॉकर भी खोलने देते हैं। लॉकर के अंदर आप अपनी कीमती सामान, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, पेपर्स रख सकते हैं, बट वो बैंक का प्राइमरी फंक्शन नहीं है।
लॉकर फैसिलिटी देना ये बैंक की ऑक्सिलरी सर्विस मतलब आनुषंगिक काम है, मतलब सेफ डिपॉजिट वॉल्ट या लॉकर फैसिलिटी इज नॉट द प्राइमरी। सपोज दैट द बैंक जो हमारे पास लॉकर नहीं है तो भी हम उसको बैंक ही बोलेंगे जब तक वो डिपॉजिट लोन की सर्विस देता है। उसी तरह बैंक के और भी बहुत सारे सेकेंडरी काम है, करेंसी एक्सचेंज, टैक्स पेमेंट, म्यूचुअल फंड, पेंशन, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना, अंडरराइटिंग करना, ये सब वर्ड्स का क्या मतलब है हम लोग पिलर 1 सी और 1 डी में देखेंगे। पर ये सब उसके प्राइमरी फंक्शन नहीं है तो उसमें मत जाओगे। उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिपॉजिट में पैसा लो, किसे लो? फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। कुछ लिमिटेड, ये 10 लोग या 20 लोग ऐसा नहीं, जिसको भी आके खाता खोलना है खोल सकते हैं। और ऐसी डिपॉजिट्स दो जाती होती है, हम जानते हैं, टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। वो क्या है हमने लास्ट 5 लेक्चर में देखा है। बैंक का दूसरा प्राइमरी फंक्शन है लैंडिंग सर्विसेज, लोन देना। अब ये लोन डायरेक्ट होते हैं, यस, सीधा ही पब्लिक को लोन दे दे। कुछ बार ये लोन इनडायरेक्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट नहीं कंप्लीट करे तो फिर आप जानते हैं उस पर पनिशमेंट के रूप में उसने नाबार्ड, सिडबी वगैरह को फंड में पैसा देना पड़े, वहां से किसी और को जाए, तो ऐसे इनडायरेक्ट लैंडिंग भी हो सकती है। बट प्राइमरी फंक्शंस आर डिपॉजिट एंड लोन्स, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट लोन, तभी उसको हम कहते हैं बैंक। अब जो ऐसा काम नहीं करते पर फिर भी मनी के साथ डील कर रहे हैं वो सब बन जाएंगे एनबीएफसी कंपनीज। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम कोर डिफरेंसेस। अब जो 4-5 स्लाइड चलेगी उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर बैंक्स है और राइट हैंड साइड पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दो प्राइम एग्जांपल याद रखो, एक एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा मन्नापुरम गोल्ड लोन। गोल्ड लोन आप जानते हैं, गोल्ड डिपॉजिट करो, लोन में पैसा देगा। तो रेगुलेट कौन करता है? तो देखिए कमर्शियल बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में उसको रजिस्टर करना पड़े। ये सब एनबीएफसी है वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर करती है, फिर जहां जहां जरूरत पड़े अलग अलग रेगुलेटर से वगैरह से परमिशन लेके वो अपना काम शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन कंपनी है तो आरबीआई से परमिशन लेगा, एलआईसी है तो वो आईआरडीआई नाम के रेगुलेटर से परमिशन लेगा, एंड देन दे विल रन देयर बिजनेस। सुपरविजन कौन करता है? तो बैंक को आरबीआई। इधर एनबीएफसी में तो डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड है जो शेयर मार्केट का काम देखते हैं तो सेबी उसको रेगुलेट करे। इंश्योरेंस कंपनी है तो आईआरडीआई नाम का रेगुलेटर है वगैरह। तीसरा एंट्री कैपिटल, ये धंधा शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस लेना कितना पैसा चाहिए? तो कमर्शियल बैंक होने के लिए कल हमने देखा था 500 करोड़ रुपीस रिक्वायर्ड। बाकी ये जो सब एनबीएफसी उसमें अलग अलग नंबर लगते हैं वो क्या हम याद करने नहीं बैठेंगे। अब इन सबका प्रश्न पूछो हु रेगुलेट्स यू, आपको कौन कौन है आपका नियंत्रक? तो जवाब क्या है? इस तरफ आरबीआई हो जाएगा, बैंकों को रेगुलेट। एलआईसी तो आईआरडीआई, गोल्ड लोन तो वापस आरबीआई, म्यूचुअल फंड तो सेबी उसका काम देखेगा। म्यूचुअल फंड काम क्या करते हैं? आपसे पैसा लेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। फिर ये डीएचएफएल होम लोन कंपनी है तो वापस उसको आरबीआई रेगुलेट करे। बजाज फिनसर्व वो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है तो वापस आरबीआई कुछ उसका काम देखे वगैरह वगैरह। सो इट वेरीज। प्रश्न, कैन यू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स? बैंक कहेगा यस आई कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। एक आई कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। दूसरा आई कैन आल्सो एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ऑन द अदर हैंड इस साइड पे पूछो आप कैन यू एक्सेप्ट डिपॉजिट? एलआईसी का नहीं। आप कहें नहीं वो तो इंश्योरेंस पॉलिसी सब्सक्रिप्शन बना भाई, पर वो डिपॉजिट नहीं है, वो सब्सक्रिप्शन है। गोल्ड लोन कंपनी आपके वहां गोल्ड डिपॉजिट किया भाई, पर वो तो आपने गिरवी रखा ना, वो डिपॉजिट थोड़ा यू प्लेस्ड इट एज अ कोलेटरल। म्यूचुअल फंड नहीं वगैरह नहीं। अच्छा इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन होते हैं अपवाद, जैसे एनबीएफसी डैश डी यानी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व वो आपसे डिपॉजिट ले सकता है, करेक्ट, बट दे कैन एक्सेप्ट ओनली टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या? फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप की चीज कि आपने पैसा दिया फिर वो व्हाटएवर 2 ईयर 5 ईयर के लिए लॉक हो जाएगा, टाइम से पहले विड्रॉ करोगे तो पेनल्टी चढ़ेगी। सो यस देयर आर सम एनबीएफसी हु कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम यू, करेक्ट, पर वो सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं, आपसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट टाइप का नहीं ले सकते। प्रश्न क्या आप पर सीआरआर लगता है? तो बैंकों पे लगता है, एनबीएफसी पे नहीं लगता है। आपके बजाज फिनसर्व ने तो डिपॉजिट लिया ना, ऐसा तुमने लास्ट स्लाइड में बोला तो, पर हां दैट इज करेक्ट, बट उस पे सीआरआर नहीं लगेगा। अब कुछ सीआरआर क्या है? तो भाई 5 लेक्चर पहले वो सब हम देख चुके हैं, गो थ्रू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएलआर लगेगा कि नहीं? बैंकों पे लगेगा। बजाज फिनसर्व जो कि एनबीएफसी डैश डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, हाँ उस पे लगेगा, बट उसकी परसेंटेज स्लैब डिफरेंट होगी कि फॉर एग्जांपल बैंक पे एसएलआर 18% हो सकता है, इस पे लगता हो 16 या कुछ और। बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एलआईसी, गोल्ड लोन, टाटा म्यूचुअल फंड, डीएचएफएल, उन सब पे एसएलआर नहीं लगेगा। सिर्फ डिपॉजिट लोन डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली एनबीएफसी कंपनी जैसे बजाज फिनसर्व पे लगेगा। क्या पर बासेल नॉर्म्स लगते हैं? बासेल नॉर्म्स मतलब स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन जो सब रूल्स रेगुलेशन बनाती है, तो बैंकों पे भी लगते हैं। एनबीएफसी में सब पे नहीं लगते, सम बिग एनबीएफसी कुछ बड़े बड़े एनबीएफसी पे लगते हैं, पर उसके भी परसेंटेज स्लैब्स डिफरेंट होते हैं। कैन यू गिव चेकबुक? बैंक चेकबुक दे सकता है, कोई भी एनबीएफसी चेकबुक नहीं दे सकती। बजाज फिनसर्व भी चेकबुक नहीं दे सकता। कैन यू गिव क्रेडिट कार्ड? बैंक क्रेडिट कार्ड दे सकता है, बाकी कोई भी एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, इंक्लूडिंग बजाज फिनसर्व भी क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता। अब ऐसा सुनते ही कुछ लोग झंडा उठा लेंगे कि नहीं नहीं बजाज फिनसर्व तो देता है, मैंने तो ऐड देखा था। यू सेड एनबीएफसी कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, बट बजाज फिनसर्व जो एनबीएफसी इज डूइंग इट और ये देखो स्क्रीनशॉट भी है, बजाज फिनसर्व लिखा है इधर। पर भाई आप गौर से देखो इधर क्या लिखा है, आरबीएल बैंक, मतलब बजाज फिनसर्व जो कर रहा है वो एजेंट दलाल का काम है, दलाल के रूप में वो आरबीएल बैंक का कार्ड आपको दे रहा है। जस्ट लाइक पेमेंट बैंक्स कैन नॉट गिव लोन्स, फिर भी पेटीएम तो लोन देता है, तो भाई वो तो एजेंट के रूप में दे रहा है, वो बैंक के रूप में नहीं दे रहा है। तो एमसीक्यू में पूछे तो आपने वो एक्सेप्ट करना है जो मैंने आपको बताया, क्या पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन्स, करेक्ट। एनबीएफसी कंपनी कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, दैट इज आल्सो करेक्ट। आपने ये भी तो इशू तो किया ना भाई, पर वो एजेंट के रूप में किया। देखो जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो वो वकील बन के नहीं पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, मैं डिफेंस लॉयर, मैं क्या आर्गुमेंट दे दूं कि मेरा जो क्रिमिनल क्लाइंट है वो छूट जाए। यूपीएससी एग्जामिनर इज नॉट लाइक दैट, उसको अगर रॉन्ग करना है तो वो रॉन्ग ही बना के पूछेगा, उसको राइट पूछना है तो जनरल सेंस में पूछता है। नेक्स्ट, ये जो बैंक एंड एनबीएफसी वो पैसा कहां इन्वेस्ट करते हैं? तो देखिए कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, वो डिपॉजिटर का पैसा, कुछ तो पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे एसएलआर में। एसएलआर के नाम पे आप जानते हैं कैश है, गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन नॉट इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट, वो सीधा जाके आपका पैसा स्विगी जोमेटो या किसी ऐसी कंपनी के शेयर में नहीं खरीद सकते। एनबीएफसी हाँ तो वो तो अपने क्लाइंट का पैसा शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का काम ये है कि वो क्लाइंट्स का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे। लेकिन यहाँ आपको समझना है कि जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है इट इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम एसबीआई बैंक। बैंक अलग है, एसबीआई म्यूचुअल फंड अलग है, उसका अलग रजिस्ट्रेशन, अलग रेगुलेटर, सेबी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। आपको एसबीआई एज अ ग्रुप ऑफ कंपनी सेम थिंग, बट दीज आर टू डिफरेंट कंपनी जिन्होंने अलग अलग काम करना है। लोन इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे? तो कमर्शियल बैंक के लोन इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होते हैं, जैसे एक्सटर्नल बेंचमार्क हम पढ़ चुके हैं, लास्ट 5 लेक्चर देख लें। एनबीएफसी के लोन इंटरेस्ट रेट भाई वो तो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये मन्नापुरम गोल्ड लोन, इसमें ऐसा होगा कि आप गोल्ड डिपॉजिट करो, सपोज 18% ब्याज है, पर वो ऐसा होगा 1 वीक के बाद आपको पैसा देगा। आपको नहीं मुझे विदिन 24 आवर्स चाहिए अभी गोल्ड अभी, या मुझे विदिन 1 आवर चाहिए तो भी आपको दे देगा, बट देन ही विल चार्ज 24% इंटरेस्ट। तो वो तो अर्जेंसी पे डिपेंड करता है कि क्या खेल है आपका। लोन रिकवरी, कर्जा वापस नहीं किया तो क्या करोगे? हम लोग कल देखेंगे, देयर इज अ सरफाइसी एक्ट, उसमें ऐसे पावर है कि अगर आपने होम लोन लिया है और आप वापस नहीं करते पैसा तो आपकी संपत्ति को जब्त कर सकता है बैंक। सो बैंक हैज लोन रिकवरी पावर्स यूजिंग एन एक्ट कॉल्ड सरफाइसी एक्ट। व्हाट अबाउट एनबीएफसी? देखिए एनबीएफसी में सभी एनबीएफसी के पास ऐसे पावर्स नहीं है, कुछ के पास है, वो क्या है वो कल लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तब तक आप धीरज रखिए। सो वी लर्न अबाउट बैंक्स एंड सम कोर डिफरेंस विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंदर भी एक चीज होती है शैडो बैंक्स, मतलब वो असल में एनबीएफसी है पर बैंक जैसा काम करते हैं, उसको कहते हैं शैडो बैंक। फॉर एग्जांपल आईएलएफएस, अब वो क्या है वो हम संडे के लेक्चर में देख लेंगे, तो अभी उसमें और 15 मिनट्स हम नहीं डालें क्योंकि संडे और 15 मिनट्स उसमें इन्वेस्ट करने।
ओके, सो वी लर्न अबाउट द बैंक्स एंड वी लर्न अबाउट द नॉन बैंक्स। नाउ नेक्स्ट इज इतने सारे जो नॉन बैंक्स है, इसको कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है उसको समझना है। वेरी इजी, जितने भी एनबीएफसी है उसको पूछो भाई तुम्हारा रेगुलेटर कौन है, हु इज रेगुलेटिंग यू। कुछ कहेंगे आरबीआई है, कुछ कहेंगे सेबी है, कुछ कहेंगे आईआरडीए है, कुछ कहेंगे पीएफआरडी है, पेंशन कंपनी हम, कुछ कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो एक एक करके इन सभी एनबीएफसी को समझते हैं कि उनको कौन रेगुलेट करता है। उसमें भी सबसे पहले आएगा प्राइमरी डीलर, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। वो भी समझते हैं, बट विद फ्रेशमैन, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी मूव फॉरवर्ड। 3 more minutes। Two more minutes। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी नो इन द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू पर्सन बताइए। किशोर, साक्षी, तेजस्वी, बिनू, शिवांगी, जाहिदा, द्विति, अंकिता, हेमंत, अनंत, दान, सरीजस, वी मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग पढ़े एनबीएफसी और उनका क्लासिफिकेशन समझते हैं। डाउट जो भी है नोट पेन से लिख दो, क्लास खत्म होने के बाद देयर इज अ गूगल फॉर्म, रीच आउट टू दैट। कुछ लोग को ये टॉपिक में बोरियत महसूस हुई, क्या चल रहा है वगैरह, भाई जो है वो टॉपिक है, इसको हम बहुत डिटेल में नहीं समझ रहे, स्टोरी नहीं समझ रहे, क्योंकि आप अगर पीवाईक्यू एनालिसिस करो, यहाँ से फ्रीक्वेंटली उतने सवाल नहीं आते जितने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से आते हैं, जिसमें हमने 5 लेक्चर स्पेंड किए, वो सब आपको पढ़ने। अब यहाँ आए भी, आप समझो क्या, मैं आपको जनरल आइडिया दूंगा, आप हैंडआउट से चीजों को रटेंगे कि ये है, इसका ये रेगुलेटर, इसका ये खत्म। बियॉन्ड दैट इस टॉपिक में कुछ है नहीं, तो ये स्लाइड्स इसलिए तेजी से भागेंगी। हर टॉपिक को उतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी उसकी औकात है। हाँ, तो एनबीएफसी क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं, वेरी सिंपल वे टू क्लासिफाई कि भाई आपका रेगुलेटर कौन है, आरबीआई है, सेबी है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, कौन है। तो सबसे पहले हम ऐसे एनबीएफसी समझे जिसको आरबीआई खुद रेगुलेट करता है। तो उसमें एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी है प्राइमरी डीलर्स। आपके प्राइमरी डीलर क्या काम करता है, हम लोग पिलर 1 सी में देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट ऐसी चीज है कि जहां से आप पैसा लोन में लाते हैं। अब वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए आप जाएंगे मनी मार्केट में, और अगर आपको लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर या उससे ज्यादा के लिए जाएंगे तो आप जाएंगे कैपिटल मार्केट में। अब दोनों ही जगह पर जो फर्स्ट टाइम आप अपना इंस्ट्रूमेंट इशू करोगे कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करे, अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, या उसको लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा चाहिए, वो अपने ट्रेजरी बिल इशू करे मनी मार्केट में। तो ऐसा जो भी वो फर्स्ट टाइम अपना कार्ड इशू कर रहा है उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। सो प्राइमरी मार्केट इज अ प्लेस वेयर द फ्रेश सिक्योरिटी, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वो सब इशू होते हैं। तो आप समझो प्राइमरी डीलर, उसका क्या काम होगा। प्राइमरी डीलर का काम ये होगा कि वो प्राइमरी मार्केट में जाके ये सब माल खरीद लेगा, और फिर वो सेकेंडरी मार्केट में, सेकंड हैंड में वो सब काज को रीसेल करेगा। वो क्यों और कैसे करेगा वो हम आगे भी पढ़ चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, और फ्यूचर में भी पढ़ेंगे पिलर 1 सी शेयर मार्केट के अंदर। अभी के लिए समझो कि प्राइमरी डीलर का काम क्या है, दे वर्क इन द प्राइमरी मार्केट, कि जहां पर वो फ्रेश नए जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं उसको खरीदते हैं और आगे उसको रीसेल करते हैं, अलग-अलग गेम खेलते हैं। डिपेंड करता है यील्ड का क्या मामला है, वो यील्ड को देख के अपने काम डिसाइड करते हैं। सो दीज आर प्राइमरी मार्केट डीलर्स, दे डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम आरबीआई, इकोवेयर प्लेटफॉर्म है, और वो सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल करते हैं, वो उनको यील्ड में कम मजा आ रहा है उसकी बात है। वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं जो आरबीआई बनाती है। दे हैव टू गेट लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। अब ऐसा काम करने वाले कुछ एनबीएफसी कंपनी भी हैं, कुछ बैंकों ने भी लाइसेंस लिया, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी करते हैं, बट उनका सेपरेट लाइसेंस होता है। आप समझिए एसबीआई एज अ बैंक इज डिफरेंट, एसबीआई एज अ इंश्योरेंस कंपनी इज डिफरेंट, एसबीआई एज अ प्राइमरी डीलर इज डिफरेंट। वो हर एक का अलग उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब उसके अलावा आरबीआई अलग अलग बहुत सारे एनबीएफसी को रेगुलेट करती है। इनमें से हर एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ वर्ड्स जो थोड़ा बहुत सुन लिया याद रह गया उतनी बातें, बियॉन्ड दैट फास्ट फॉरवर्ड नहीं दौड़ना है। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, अब वो क्या काम करते हैं वो हम समझने नहीं बैठेंगे। समझो कि वो ट्रैक्टर लोन देते हैं,
एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ऐसा और फिर बोला इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ये सब क्या काम करते हैं, डोंट वरी अबाउट, समझो कि वो सब ट्रैक्टर का लोन देते हैं। नेक्स्ट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये लोग भी क्या काम करते हैं हम पढ़ने नहीं बैठे हैं, समझो कि बड़े लोन देते हैं, हाईवे बनाने के लिए, शिपिंग पोर्ट बनाने के लिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दे विल गिव लोन्स, और उनको भी आरबीआई रेगुलेट करता है। देन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, वो क्या काम करता है वो कल हम देखेंगे बैड लोन के अंदर, तो अभी नहीं देख रहे बिकॉज इट विल टेक 5 मिनट्स, कल 5 मिनट्स स्पेंड कर लेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। देन देयर आर सम फैक्टरिंग कंपनीज, फैक्टरिंग कंपनी का काम है शॉर्ट टर्म के लोन देना बिजनेसमैन को, वो भी एक्जेक्टली क्या काम करता है 5 मिनट का टॉपिक है, वो हम पिलर 1 सी शेयर मार्केट के अंदर समझेंगे। अभी के लिए बस इतना एक्सेप्ट करो कि उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। देन गोल्ड लोन कंपनी, तो कॉमन सेंस है, मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम गोल्ड लोन, क्या करे आप गोल्ड उसको दो, लोन में वो आपको पैसा देता है, आरबीआई रेगुलेटर। देन माइक्रो फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस है क्या, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो मतलब क्या छोटा, तो वो करीब जो भी लाख सवा लाख जितनी स्मॉल लोन्स देंगे, तो गरीबों के लिए छोटे छोटे लोन, स्मॉल स्मॉल लोन्स फॉर द पुअर पीपल, इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। और माइक्रो फाइनेंस के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी रेगुलेट करती है। अब वो एक्जेक्टली क्या करती है वो हम समझने नहीं बैठेंगे, इतना जो जान लिया वो काफी। प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस में कौन लोन लेने जा सकता है, तो इसमें शर्त है कि जो गरीब है वो जा सकता है। तो गरीब कौन है, इन्होंने डिफाइन किया है कि सपोज आप अर्बन एरिया में रहते हो, एनुअल इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं, रूरल एरिया में रहते हो, एनुअल इनकम 1.25 से ज्यादा नहीं, देन यू कैन गो एंड कलेक्ट द लोन्स फ्रॉम दिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। हमें नंबर याद नहीं रखने, सफिशिएंट गरीब लोगों के लिए, हमारे लिए जो गरीब है उनके लिए, बाकी सब लोगों के लिए नहीं है। कितनी लोन ले सकता है आदमी, तो एक इंसान नॉट मोर देन 1.25 लाख रुपीस लोन कैन बी गिवन। एग्जांपल बंधन, दिशा, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। आगे, आप फेसबुक मैसेंजर इंस्टॉल करो, व्हाट्सएप इंस्टॉल करो, जीमेल इंस्टॉल करो, इंस्टाग्राम मैसेंजर इंस्टॉल करो, तो 4 हुए। फिर आजकल आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं ऑल इन वन मैसेंजर कि एक के अंदर ही आपको 4 का सब कुछ दिखा देता है। नो सिमिलरली, आपको जानना है मेरा बैंक बैलेंस क्या है, तो आप एसबीआई या एक्सिस बैंक की वेबसाइट में लॉगिन करो, और बैंकों का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। आपको ये जानना हो कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था, उसने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, मेरा प्रॉफिट कुछ हुआ कि नहीं, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में लॉगिन करना पड़े, जिसको सेबी रेगुलेट करता हो। फिर हम लोग आगे पिलर 1 डी में देखेंगे कि आप पेंशन के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, तो मेरा पैसा कितना ग्रो हो रहा है, अलग पोर्टल है, उसको रेगुलेट पीएफआरडीए। लास्ट आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली एलआईसी से, तो उसकी वेबसाइट पे लॉगिन करके देखना पड़ेगा क्या है, मेरा रिन्यूअल कब है, क्या काम है, उसको रेगुलेट करे आईआरडीआई। तो ये तो भाई ऐसी बात हुई ना कि आपको 4 मैसेंजर इंस्टॉल करना है या 4 वेबसाइट में जाके लॉगिन करना है। सो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये हुआ, कुछ नए जाके फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज बन रही है। उसमें एक है अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर का काम ये है कि एक ही उसका समझो ऑल इन वन मैसेंजर है, और आपको बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड बैलेंस, पेंशन, इंश्योरेंस, सारी पॉलिसी का सारा एग्रीगेट डेटा वो आपको दिखा देगा। जैसे एक वेबसाइट है mint.com, हालांकि वो यूएसए की वेबसाइट है, वो ऐसा सब काम करती है। भारत के अंदर कुछ 5 कंपनियों को ऐसा लाइसेंस देने की बात थी, फिर हुआ नहीं हुआ, वो सब बॉल बाय बॉल कमेटी चल रही है, अभी उसमें बहुत दिमाग खर्च नहीं करना। बट ये आरबीआई इज थिंकिंग कि हम ऐसा इंडिया में अलाउ करेंगे, ऐसी कंपनियों से एप्लीकेशन मंगवाएं। इससे क्या फायदा है, आपका एक हेडेक बचा, 4 डायरी में 4 अलग अलग पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, एक से काम होगी। सपोज आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक मैनेजर को आप अपना सिंगल वेब पेज का स्क्रीनशॉट दिखा दो कि भाई मेरा टोटल इतनी एसेट्स हैं, इसके हिसाब से आई एम क्रेडिट वर्दी पर्सन, प्लीज अप्रूव माय लोन। फिर उसी तरह आप उसको भीम, गूगल पे वगैरह से लिंक कर दो, और जो बाकी पेमेंट करने हैं उसमें भी समझ रहे हैं। फिर कुछ और फिनटेक कंपनियों को समझते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, जैसे लोनाडा.com, मनी टैप, लोन टैप, ये लोग क्या करते हैं, एक तरफ मेरे आपके जैसे लोन है जो लोन के लिए सर्च करें कि कौन सी बैंक में हमको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और सामने सारे बैंक कर एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह, वो ऑफर करना चाहते हैं कि भाई हम सबसे ज्यादा चीपेस्ट लोन दे रहे हैं। तो इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे मिलाने के लिए, अब जैसे आप सोचो ओला या उबर क्या कर रहा है, एक तरफ सारे टैक्सी ड्राइवर है जिनको पैसेंजर चाहिए, और एक तरफ सारे पैसेंजर जिनको टैक्सी ड्राइवर चाहिए, तो दोनों को मिला रहा है। सो सिमिलरली ये सब लोन एग्रीगेटर्स है, लोनाडा, मनी टैप, लोन पैसा बाजार वगैरह, वो सबको मिलाते हैं, ऐसी उनकी वेबसाइट। फिर आता है पीयर टू पीयर लैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल ये ओएलएक्स स्पीकर वगैरह में क्या है, आप अपनी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल, सेकंड हैंड सब सामान को आप किसी और को सीधा बेच सकते हो। बीच में आप समझो मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपना अलग कमीशन लेती हो, आप सीधा पीयर टू पीयर, यू आर डायरेक्टली सेलिंग योर स्टफ टू समवन एल्स, जैसे कि ओएलएक्स। हाँ, तो लोन में कुछ ओएलएक्स जैसा है कि नहीं, मतलब एक तरफ जिसको लोन देना है, सामने जिसको लोन लेना है, बीच में बैंकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बैंकर आएगा तो आप जानते हैं वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो जाएगा कि ये आदमी 4% पे डिपॉजिट दे रहा है और इसको मिला है 9% पे, और बीच में 5% तो बैंकर खा रहा है, राइट। तो कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज ने ये सोचा कि भाई बैंक को हटा दो, सीधा इन दोनों को मिला देते हैं। अगर ओला उबर सीधा ही टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर को मिला सकता है, तो सीधा हम लोन गिवर को लोन टेकर से क्यों नहीं मिला सकते। तो ऐसे जो वेबसाइट्स बने उसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग, P2P। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, यू आर डायरेक्टली गिविंग लोन टू अ बोरोवर विदाउट यूजिंग द बैंक एज अ मिडलमैन। तो आपको अच्छे रिटर्न मिले वगैरह, पर सामने रिस्क भी है कि इधर पैसा डूब गया तो फिर वो कंज्यूमर कोर्ट और लंबी प्रोसेस है। अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो हम आगे समझेंगे कि वहां पर एक DICGC नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका 5 लाख रुपए तक का लॉस को कवर करती है। बट यहाँ ऐसा लॉस सब कवर नहीं होगा, आप सीधा देता सवारी खुद की जिम्मेदारी है, माल गुम हो गया तो। एनीवे, सो दीज आर पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फेयरसेंड, कैश कुमार वगैरह। उनको भी रेगुलेट कौन करता है, क्योंकि लोन का काम है तो आरबीआई इसको देखेगा। बीच में क्रेड मिंट नाम की ऐप खोली गई, उसने कहा आपको 9% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो असल में बात क्या कर रहा था, पीयर टू पीयर लैंडिंग, आप पैसा दोगे सीधा सामने किसी को पैसा जाएगा, तो बैंक वाला खेल नहीं होगा, तो इसलिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि बैंक होगा तो आप जानते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नाम पे वो अपना कुछ कमीशन कट करेगा बैंकर। अब ये जो आया क्रेड मिंट, तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी स्टार्टअप वाले अपना कुछ खोलते हैं तो वो पीआर, पेड पब्लिसिटी के नाम पे ढेर सारा पैसा देके आर्टिकल्स लिखवाते हैं। तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एक्सप्लेन सीरीज, दिन रात यही चलेगी, मतलब ये ही मेन चीज है, देयर इज नथिंग एल्स इन द एंटायर वर्ल्ड। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज है। ऐसा करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले से सब लोग हवा बनाते हैं, आपको हमेशा याद रखना है इसकी मैक्सिमम औकात क्या है, एक एमसीक्यू। मुझे तो एक एमसीक्यू भी नहीं लगता इसका एज अ पर्टिकुलर एक कंपनी का, तो यूपीएससी पूछती नहीं, वो पूछेगी तो कैटेगरी के हिसाब से, तो कैटेगरी तुमको पता है, पीयर टू पीयर लैंडिंग है, तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ऑनलाइन लैंडर्स। ऑनलाइन लैंडर्स को आरबीआई ने कहा मैं 3 टाइप में क्लासिफाई करता हूँ। पहला, जिसको आरबीआई खुद रेगुलेट करता है, जैसे बैंक्स या एनबीएफसी जैसे गोल्ड लोन कंपनी वगैरह। हालांकि ऑनलाइन लैंडर्स की बात है तो आप समझो गोल्ड लोन कंपनी ऑनलाइन लैंडिंग नहीं कर सकती, बिकॉज़ यू हैव टू वॉक इनटू द गोल्ड लोन कंपनी ऑफिस एंड यू हैव टू गिव द गोल्ड, राइट। बट बाकी जो बैंक है वो आपको ऑनलाइन लोन दे सकते हैं उसके पोर्टल से। सो यस, देयर आर बैंक्स। फिर होते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड्स का काम है वो स्टार्टअप को लोन में और फंडिंग में पैसा देते हैं। उसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, उसको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी क्या है आगे स्लाइड में देखते हैं। हाँ, तो आप समझो, कुछ है जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, कुछ है जिसको सेबी रेगुलेट करता है। तो बाकी जो बचा वो क्या है, वो सब इलीगल हुआ। जैसे ये माफिया डॉन भी आजकल अपनी एंड्रॉइड ऐप बनाते हैं और अपने लोकल एरिया के अंदर सबको लोन देते हैं ऑनलाइन, तो वो सब इलीगल लोन एप्स। अलग अलग टाइम पे न्यूज़पेपर में समाचार आते हैं, आई होप आप लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते मैं आपको बता दूं ये लोग क्या बदमाशी करते हैं। उनकी मोबाइल ऐप में आपको लोन देंगे, पर वो ऐसी ऐप होगी कि वो कहेगी कि सब कुछ एक्सेस दो,
और फिर एक्सेस के नाम पे वो आपके सारे पर्सनल फोटोग्राफ्स, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, वो सब उसको हैक कर लेगा। फिर जब आप उसका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, ब्याज पे ब्याज 36% इंटरेस्ट चार्ज आप नहीं देते, तो आपके पर्सनल फोटो को मॉर्फ करके उसमें से कुछ ऐसी सब चीजें निकाल के आपको ब्लैकमेल करना चालू करे, आपके कॉन्टैक्ट्स को वो सब मॉर्फ फोटो फॉरवर्ड करे, सो दे विल टॉर्चर यू लाइक एनीथिंग। तो वो होता है सब इलीगल एप्स, आरबीआई उसको स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। आप लोग भी इससे बचिए। न्यूज़पेपर में आता है, कुछ लोग आप जानते हैं करंट अफेयर्स पीडीएफ देख के वो न्यूज़पेपर देखते नहीं। सो वार्निंग यू, एक बार ऐसा हुआ एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का था, उसके साथ हुआ, फिर वो मुझे कांटेक्ट करता मेरे साथ हुआ, फिर मैंने आगे उसको बोला क्या पुलिस में जाओ। सो अवॉइड दिस, वरना इसमें आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो समझो जिंदगी के 3 महीने बर्बाद हो गए, तो प्रीलिम की तैयारी हो नहीं सकती। घर बैठे पैसा कमाओ, घर बैठे सब मिल जाए, देयर मस्ट बी सम कैच टू इट। सीधा तो आसान तो हो नहीं सकता, कुछ तो उसमें बदमाशी होगी, हमेशा याद रखना। एनीवेज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिनटेक कंपनीज, मतलब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से ये अलग अलग लोन पेमेंट वगैरह के काम कर रहे हैं। मेजर अगर नाम मुझे लेने हो, मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक सब देखा, पीयर टू पीयर लेंडर्स हमने देखा, अकाउंट एग्रीगेटर्स देखा, जो सब आपका डेटा एक वेबसाइट पे दिख जाए, वो लंबी लिस्ट हैंड आउट में देखा। इन सबको कौन रेगुलेट करता है? बाय एंड लार्ज आरबीआई रेगुलेट करता है। इसके अलावा और भी कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स, जीरोधा वगैरह, वो क्या है अभी आगे स्लाइड में देखेंगे, उसको सेबी रेगुलेट करता है, वो शेयर मार्केट का काम देखते हैं। लास्टली पॉलिसीबाजार.com क्या है, विजुलाइज करो। ओला उबेर क्या कर रहा है, पैसेंजर टैक्सी ड्राइवर को मिला रहा है। पॉलिसीबाजार क्या कर रहा है, एक तरफ एलआईसी, एचडीएफसी इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस, वो सबको पॉलिसी बेचने सामने कस्टमर दोनों को कंपेयर कराता है कि इसका इतने भाव पे मिल रहा है। सो दैट इज पॉलिसीबाजार.com, वो क्या हुआ, इंश्योरेंस एग्रीगेटर। ओला उबर अगर टैक्सी या कैब एग्रीगेटर है, तो ये लोग इंश्योरेंस एग्रीगेटर है। इसका रेगुलेटर कौन होगा? कॉमन सेंस की बात है, आरबीआई विल नॉट रेगुलेट। इंश्योरेंस का अलग रेगुलेटर, उसका नाम है आईआरडीएआई। सो दीस आर सम मेजर फिनटेक कंपनीज इन इंडिया। नेक्स्ट, सम स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज। आप लोन लेने जाते हैं, देखिए कोई भी फिल्म आती है तो फिल्म को रेटिंग मिलता है ना, 5 स्टार है, 3 स्टार है, 0 स्टार क्या। तो उसी तरह जब आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सो आर यू केपेबल पर्सन और नॉट, आर यू रिलायबल पर्सन और नॉट, उसकी भी रेटिंग होती है। जैसे एक होता है कोई सिविल स्कोर की 0 से लेके जो भी 900 700 में आपका क्या स्कोर है। तो ऐसा जो काम करता है, फॉर एग्जांपल सिविल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी यानी सीआईसी। उसको कौन रेगुलेट करता है? तो फोटो आरबीआई रेगुलेट करता है। सो इफ यू आर एन इंडिविजुअल बोरोवर, आप एक इंसान है, आपको ऐसा अपना चाहिए आपका कि मुझे लोन के लिए कुछ आप सर्टिफिकेट बना के दो, हाउ रिलायबल आई एम, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। सामने रिलायंस, अदानी, मतलब इंडिविजुअल पर्सन नहीं है ये लोग, क्या ये कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी लोन चाहिए। अब सामान्य रूप से बैंकों से भी लोन लेंगे, मार्केट में अपने बॉन्ड्स भी इशू करेंगे, तो उसको उनको भी सर्टिफिकेट चाहिए भाई मैं कितना रिलायबल, उसका सर्टिफिकेट। तो उनका रेटिंग होता है डी रेटिंग, ट्रिपल ए रेटिंग, डबल बी रेटिंग वगैरह। वो सब कौन करता है? स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। उनको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी सीआरए। उसको कौन रेगुलेट करता है? जब सेबी उनको रेगुलेट करता है। क्योंकि आप समझे कंपनियां वो बैंक लोन लेने भी जाएंगी, पर ज्यादातर उनको जो खेल करने होते हैं वो बॉन्ड इशू करके करने होते हैं, और बॉन्ड इशू और वो सब जो मार्केट चलता है उस पर फिर सेबी की नजर रहती है। सो सीआईसी एंड सीआरए, ये सब याद रखना, यूपीएससी ने एक बार पूछा था। अभी ऐसे प्रश्न आते हैं तो कुछ लोग बहुत भावुक हो जाते हैं कि बस अब तो ऐसा ही सब जनरल नॉलेज मुझे तैयार करना है। अब वो तैयार करना तो देयर इज अ बुक भारती पाठक, जिसके अंदर नहीं तो 900 पेज तो होंगे। आई डू नॉट रेकमेंड इट, क्योंकि आप समझो ऐसा एक एक दो दो प्रश्न जो आए थोड़े बहुत हमसे सॉल्व हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं उसको छोड़ देना चाहिए, कि उसके वास्ते अगर आप ऐसी सब चीजें पढ़ने बैठे तो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट रह जाएंगे। सो डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। ऑफ कोर्स आप अगर आरबीआई ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए फाइनेंशियल मार्केट पे, फॉर अस इट इज नॉट वेरी पुअर कॉस्ट बेनिफिट। आगे, भारत में कौन कानून बना सकता है? हु कैन मेक लॉज इन इंडिया? तो यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकता है। अब वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। नागरिकता, सिटीजनशिप पे कौन बना सकता है? यूनियन। एग्रीकल्चर पे कौन? स्टेट। फिर बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालियापन, उस पे कौन बना सकता है? यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर है, समवर्ती सूची है। हालांकि उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना है उसको मैं 3 स्टार दूंगा, स्टेट को 1 स्टार। क्यों? यूनियन का ज्यादा पावरफुल है, उसको सर्वोपरि माना जाता है। लास्टली, सपोज कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल या लिस्ट के अंदर दिया ही नहीं है, कि फॉर एग्जांपल पबजी पे कौन कानून बनाएगा? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उनको कल्पना भी नहीं होगी भाई ऐसी भी कोई गेम आएगी और अपनी सब पूरी एंटायर यूथ जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। सो देन हु विल मेक लॉ ऑन दैट? द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट नो अबाउट इट। तो उन्होंने ये लिखा कि ऐसे जो भी मैटर्स है जो अभी नहीं है अपन फ्यूचर में कभी आएंगे, ऑन द सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, उसको हम कहेंगे रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, अवशिष्ट सूची। और उस पे कौन लॉ बनाएगा? तो यूनियन गवर्नमेंट फोटो में दिया है। तो पबजी है, फ्यूचर में मान लीजिए एआई आ जाए, उससे भी आगे कुछ ये वर्चुअल रियलिटी और ये सब और आ जाए। वर्चुअल रियलिटी में आप अपना सब फेसबुक का ये सब मेटा और 3D वर्ल्ड है, उसमें आप अपना नया कैरेक्टर क्रिएट करो, फिर कोई उसको भी सिटीजन है, लेकिन आप सोचो दुनिया में क्या क्या हो सकता है। तो वो सब तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता नहीं होगा, तो उन्होंने क्या बोला भविष्य में जो भी हो उन सब पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, बिकॉज़ दीस आर ऑल रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। ऑन सिमिलर लॉजिक, आपके शेयर मार्केट है तो कौन रेगुलेट करे? सेबी। इंश्योरेंस मार्केट है कौन रेगुलेट करे? आईआरडीआई। पेंशन का मार्केट है पीएफआरडीए। बैंकिंग है तो आरबीआई। बट फिर कुछ नया ही हवा में पैदा हो जाए कि जैसे पीयर टू पीयर लैंडिंग, जो हमने कभी सोचा नहीं था, या जैसे एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स, या और भी कुछ फ्यूचर में जो आएगा। तो इफ अ न्यू टाइप ऑफ एनबीएफसी इज बोर्न व्हिच इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनीवन, नॉट बाय सेबी, नॉट बाय आईआरडीआई, नॉट बाय एनीबॉडी, देन आरबीआई विल रेगुलेट। तो ये सिमिलर बात हुई कि जैसे रेसिडुअरी जो भी चीज है वो यूनियन गवर्नमेंट उस पे लॉ बनाएगी, उसी तरह फाइनेंशियल ये पूरी जो दुनिया है उसमें जो भी रेसिडुअरी चीज है जिसको कोई रेगुलेट नहीं करता, तो आरबीआई उसको रेगुलेट करेगा। तो दैट्स व्हाई वी से आरबीआई हैज द रेसिडुअरी पावर्स टू रेगुलेट द एनबीएफसीज। सो आरबीआई, उसको हमने देखा। एक जमाने में नेशनल हाउसिंग बैंक के पास भी कुछ पावर्स थे कि वो डीएचएफएल वगैरह होम लोन कंपनीज को रेगुलेट करता था, पर आजकल वो सारे पावर उसके पास नहीं है, सारे पावर आरबीआई के पास है। नेक्स्ट इज सेबी। सेबी क्या रेगुलेट करता है? देखिए सेबी जो भी रेगुलेट करता है वो हम लोग सुकून से डिटेल में पिलर 1 से शेयर मार्केट में पढ़ेंगे, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे थर्सडे को। तो अभी मैं आपको एक एक दो लाइन में बता रहा हूं, तो लोड नहीं लेना है, वो डिटेल में वहां पढ़ना है थर्सडे से। एक होते हैं शेयर ब्रोकर्स। शेयर ब्रोकर का काम क्या है? कस्टमर को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मदद करें। फिर म्यूचुअल फंड, राइट्स, इनवाइट्स, इनका भी काम ऐसा है, क्लाइंट से पैसा लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा होता है अंडरराइटर। अंडरराइटर का काम है कोई कंपनी को अपना आईपीओ इशू करना है, मतलब फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करने हैं, उसमें पूरी प्रोसेस में मदद जो करता है उसको कहते हैं अंडरराइटर। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, ये लोग असल में बैंक नहीं है, उनका काम है वेल्थ मैनेजमेंट फॉर रिच पीपल। फॉर एग्जांपल आप सोचो कि मुकेश अंबानी वो क्या बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट खोलेगा? आपको खोल तो सकता है, पर उसके पास इतना पैसा है कि वो फिक्स डिपॉजिट से कुछ नहीं होगा। ये 7-8% में क्या होता है? सो ही विल अपॉइंट सम इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कि जैसे वो जो भी क्रेडिट सूज या बड़े बड़े ऐसे बैंक, सिटी बैंक वगैरह, दे हैव सेपरेट लाइसेंस टू ऑपरेट एज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। फिर वो मुकेश अंबानी को सारी एडवाइस देंगे कि आप हमको पैसा दे दो, सपोज उसमें हम सम ऑफ दैट मनी फिक्स डिपॉजिट, कुछ शेयर मार्केट में किसी के बिटकॉइन खरीदेंगे, किसी का गोल्ड खरीदेंगे, वो अच्छी काम करेंगे। तो ऐसे जो बड़े बड़े लेवल के काम होते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, उन सबको कौन रेगुलेट करता है? जावे सेबी। आप समझ नाम में बैंक है बट दे आर नॉट बैंक्स, उनका काम अलग है।
लास्टली वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल का काम क्या है, स्टार्टअप कंपनियों को हेल्प करना। तो स्टार्टअप कंपनियों को हेल्प करने वाले वेंचर कैपिटल फंड्स को भी रेगुलेट कौन करेगा, सेबी। इन सबको हम लोग पिलर 1 से मतलब थर्सडे आराम से पढ़ेंगे। सेबी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्या, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे मैं आपको बताया शेयर ब्रोकर्स, शेयर ब्रोकर का काम क्या है कि आप उसको ऑर्डर दोगे कि मेरे नाम पे इन्फोसिस के 100 शेयर खरीद लो, ये लो पैसा और तुम सब देख लो, मुझे ये सब नहीं आता, ऑनलाइन काम करना, तुम मुझे करके दो। फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, बहुत सारे और भी है। तो उन्हें हम कहते हैं ट्रेडिशनल पारंपरिक ब्रोकर की, वो तो जमानों से है। यहाँ पर उनका कमीशन होता है कि हर एक बार जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं मुझे शेयर खरीदना है बेचना है, उस पे उनका कि व्हाटएवर इज द प्राइस उसका 0.50% मेरा कमीशन है या ब्रोकरेज है। इनकी सब फिजिकल ब्रांच और सेल्स का मार्केटिंग का बड़ा स्टाफ होता है। तुम सबको निभाने के लिए साहब कि उसको पैसा चाहिए तो आपसे ज्यादा फी ले रहा है कि 0.50% ब्रोकरेज या कमीशन ऑन एवरी ट्रेड। और अदर आजकल एक नए जात के फिनटेक कंपनी निकले जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, जैसे 05 पैसा, एंजल ब्रोकर वगैरह बहुत सारे, ये बहुत कम कमीशन लेंगे कि 0.03%। अब आपका इतने में वो क्या ही कमा लेगा, वो अपना कैसे चलाता होगा। तब समझो ये डिस्काउंट ब्रोकर है, वो फिजिकल ब्रांच उनके नहीं होते ना, उनका कोई सेल्स स्टाफ होता है। मतलब आपको कुछ तो होंगे कॉल सेंटर वाले, बट बहुत कम। वहां पर आपको खुद से कर लेना है। मतलब दे विल मेक अ मोबाइल ऐप, जीरो की मोबाइल ऐप होती है, आप अकाउंट खोलो, फिर आपने बाय सेल करना है, आपको जो ठीक लगे आप करो, वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो स्वाभाविक है जब वो कुछ नहीं करेगा तो फी भी कम लेगा। सो दैट इज द डिस्काउंट ब्रोकर। ऑन द अदर हैंड जो मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान वगैरह, वो क्या, वो आपको एडवाइजरी भी दे सकते हैं कि इसमें नहीं, इसमें इन्वेस्ट करो, आप हमको पैसा दो, हम आपके लिए अलग अलग टाइम पे ये काम कर देंगे वगैरह। हाउ दे ऑपरेट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, सफिशिएंट टू नो। ट्रेडिशनल ब्रोकर मतलब क्या, थोड़ी फी ज्यादा। डिस्काउंट ब्रोकर नाम में लिखा है, डिस्काउंट मतलब क्या, सस्ते वाला है, तो सस्ता। तो डिस्काउंट ब्रोकर सर बेसिकली फिनटेक कंपनीज। इन सबको कौन रेगुलेट करता है, कॉमन सेंस की बात है भाई, शेयर मार्केट का काम है, सेबी इसको रेगुलेट करता है। फिर आता है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन यानी एमआईआई। इसको हम डिटेल में शेयर मार्केट लेक्चर में थर्सडे से पिलर 1 सी में पढ़ेंगे। अभी तो एक लाइन में क्लासिफिकेशन समझना है। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो बाजार जहां पर ये सब बाइंग सेलिंग हो रहा है शेयर्स का, स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा होता है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज मतलब वो ऐसी तिजोरी है जहां पर आपके पेपर फॉर्म में कागज में शेयर बॉन्ड वगैरह स्टोर किए जाते हैं और फिर वहां से आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में उसको यूज करते हैं, जैसे एनएसडीएल, सीडीएसएल वगैरह, डिपॉजिटरी। दूसरा हुआ। तीसरा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है क्लियरिंग हाउस, जैसे सीसीआईएल। उनका काम क्या है कि बायर और सेलर ने डील किया, पर फिर बायर भाग गया तो क्या, कौन पूरी चीज को संभाल रहा है, तो वो क्लियरिंग हाउस का काम है, वो बीच में थर्ड पार्टी या मिडलमैन है। वो सब कैसे काम करते हैं, वी विल स्टडी ऑन थर्सडे एंड आफ्टरवर्ड्स। अभी के लिए लाइन में याद रखना था, 3 मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, और इनको भी कौन रेगुलेट, कॉमन सेंस भाई, शेयर मार्केट का काम है, सेबी रेगुलेट करेगा। सो ये सेबी रेगुलेटेड, एनबीएफसी भी है। एक और भी ऑर्गेनाइजेशन थी एफएमसी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, लेकिन फिर उसमें कांड हो गया, उसको तो सेबी में मर्ज कर दिया, तब वो है नहीं। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो भी काम करता था, कमोडिटी मार्केट का रेगुलेशन, वो सब सेबी करता है। वो पूरा मामला क्या है, पिलर 1 सी थर्सडे फ्राइडे नेक्स्ट वीक जब मिलते हैं तो देखते हैं। ओके, नाउ आरबीआई एंड सेबी रेगुलेटेड एनबीएफसी वी हैव सीन। अब उसके अलावा इधर उधर के चिटपुट, आईआरडीआई, तो बीमा कंपनियों पर, इंश्योरेंस कंपनियों पर रेगुलेटर कौन है, आईआरडीआई। तो वो सब इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है, वो पिलर 1 सी में हम देखेंगे। फिर होती है पेंशन कंपनियां, तो उसके लिए पीएफआरडीए नाम की बॉडी है, वो रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफओ वगैरह, वो सब क्या चीज है, वो पिलर 1 डी में देखेंगे, तभी उसको देखिए। देन होम लोन कंपनी लाइक डीएचएफएल, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस, होम लोन कंपनियों को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। नेक्स्ट, एनबीएफसीज दैट आर सुपरवाइज्ड या रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दो जगह काम देखता है। एक है निधि कंपनी। निधि कंपनी का ऐसा काम है कि वो मेंबर से पैसा लेके मेंबर्स को लोन में देगा। अब आप कहेंगे तो बैंक भी कुछ ऐसा करता है, नहीं भाई, ये अलग चीज है, ये छोटी स्केल पे एकदम स्पेशलाइज टाइप का काम है। सो दे विल, इट इज अ म्यूचुअल बेनिफिट क्लब की जहां पर मेंबर्स डिपॉजिट करते हैं, मेंबर्स लोन में पैसा लेते हैं। उसके एग्जांपल भी याद नहीं रखने, कोई फेमस चीज नहीं है, बट निधि कंपनी है और उसको रेगुलेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जो हमने आगे भी देखा, जो गरीबों को 1.25 लाख रुपीस तक लोन देते हैं, उसको कौन रेगुलेट करता है, तो थोड़ा काम आरबीआई देखता है, थोड़ा काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है। सो दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। वो मैं आगे देखा कुछ स्लाइड पहले कि आरबीआई और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों मिलकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को रेगुलेट करते हैं। देन चीट फंड्स। चीट फंड भी निधि कंपनियों जैसे हैं कि वो मेंबर से पैसा लेते हैं और मेंबर्स को लोन में पैसा देते हैं। एक्जेक्टली वो कैसे काम करते हैं, वो सब पिलर 1 डी फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह में देखेंगे। सो चीट फंड इज वन टाइप ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मेंबर से पैसा लेंगे, मेंबर को लोन में देंगे। इसको रेगुलेट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट रजिस्ट्रार्स ऑफ चीट फंड्स। तो वो अलग चीज है, मतलब वो आरबीआई और ये सब लोग नहीं है उस पिक्चर में, सेपरेट रेगुलेटरी बॉडीज, स्टेट लेवल के स्टेट गवर्नमेंट के चीट फंड रजिस्ट्रार्स, दे विल रेगुलेट द चीट फंड्स। हाउ दे वर्क, वी विल सी इन पिलर 1 डी। इसको भी अभी बहुत लोड में नहीं लेना, इसका कारण ये आज से कुछ साल पहले इसमें बहुत स्कैम हुए थे तो बहुत चर्चा में रहता था, आजकल तो मतलब भूल गए लोग, सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर लर्निंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसीज। हमने इसको क्लासिफाई किया कैसे, डिपेंडिंग ऑन हु इज योर रेगुलेटर, आपको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई से, क्या है। एनबीएफसी को क्लासिफाई करने का एक दूसरा भी है मेथड, नंबर सेकंड मेथड ऐसा है कि उसको क्लासिफिकेशन में सिंपल क्वेश्चन पूछो, भाई कैन यू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और नॉट। आप जनता से डिपॉजिट ले सकते हो कि नहीं, तो सिंपल प्रश्न है, डियर एनबीएफसी कैन यू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और नॉट। तो कुछ कहेंगे कि यस वी कैन। फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व, महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट कैपिटल, वो जनता से डिपॉजिट ले सकते हैं, बट दे कैन एक्सेप्ट ओनली टाइम डिपॉजिट, मतलब फिक्स डिपॉजिट वगैरह। डिमांड डिपॉजिट आर नॉट अलाउड इन द एनबीएफसी सेक्टर। और इन सब पे एसएलआर लगता है, वो भी मैंने आपको आगे बताया। तो ऐसी जो एनबीएफसी है उसको हम क्या कहेंगे, एनबीएफसी डैश डी, मतलब डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। भारत में आप लॉजिक लगाओ कि आरबीआई क्या बहुत आसानी से किसी को डिपॉजिट लेने का परमिशन देगा, नहीं, आरबीआई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। सो हार्डली सम 100 150 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी ज्यादातर जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 10,000, वो सब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विच कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। हाँ, तो कैन यू एक्सेप्ट डिपॉजिट में क्या कुछ नहीं कहा, यस। बाकी ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, नो। तो जो नो बोलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एनबीएफसी डैश एनडी, मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अब आप कहेंगे तो फिर वो अगर डिपॉजिट नहीं ले रहा तो पैसा कहां से लाता है, जनता से डिपॉजिट नहीं लेते तो पैसा लाते किधर से, हाउ डू दे अरेंज द मनी। तो मैंने आपको आगे बताया भाई, वो मार्केट में अपने बॉन्ड इशू करेंगे, वो जाके आरबीआई से, बैंकों से, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से पैसा लोन मिला सकते हैं, वो मार्केट में अपने शेयर बॉन्ड इशू कर सकते हैं। दे हैव वेरी वैरायटी ऑफ सोर्सेज, वो सब हम आगे पिलर 1 सी में समझेंगे शेयर मार्केट। नाउ विद इन दिस नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो आपसे डिपॉजिट में पैसा नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी कुछ बार ऐसा होगा कि उनकी एसेट साइज मोर देन 500 करोड़ रुपीस की होगी। ऐसा कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल एलएनटी फाइनेंस, आईएलएनएफएस, ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में अपने बॉन्ड्स इशू करेंगे, वर्ल्ड बैंक वगैरह से उनको भी सपोर्ट मिल जाए, और बड़े बड़े हाईवे और डैम प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों के वो तो लोन देंगे। और आप समझो एक जात के लैंडर्स हैं, तो इन्होंने जो भी लोन दिया, इट इज एन एसेट फॉर देम, यस। बैंक के लिए लोन इज एसेट, एनबीएफसी के लिए भी लोन इज एन एसेट। अगर वो लोन किसी को दे रहा है, दे आर गिविंग लोन, तो उनके लिए एसेट है, क्योंकि वो उसमें से इनकम कमाता है। तो अगर ऐसी कोई एनबीएफसी है जो डिपॉजिट नहीं लेती, फिर भी उसके 500 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स हैं, तो उसको कहा जाता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग डैश सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। तो एनबीएफसी डैश नॉन डिपॉजिट टेकिंग डैश सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। जैसे एलएनटी फाइनेंस, आईएलएफएस, उन पे आरबीआई ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन रखता है।
ये जो मैंने आपको बताया आईएलएफएस वगैरह, वो जिस लेवल का काम करते हैं उसको हम ये भी कहते हैं कि दे आर शैडो बैंक्स, मतलब बैंक तो नहीं है पर बैंक जैसा काम करते हैं। उसके बारे में हम लोग पिलर 1 2 मतलब अभी ये खत्म होगा उसके बाद जो शुरू होगा उसमें प्रोबेबली संडे जाके उसको हम पढ़ेंगे। एक और ऑर्गेनाइजेशन बच जाती है मुद्रा। मुद्रा भी एक जाती है एनबीएफसी कंपनी, उसका काम क्या है, वो इनडायरेक्ट लोन देगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को। उसके बारे में पिलर 1 डी फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखेंगे। तो अभी ये जो पिलर है उसमें काम क्या है, सिर्फ हम एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं रेगुलेशन का, टाइप्स का। सो वी विल स्टडी अबाउट मुद्रा, बट मुद्रा हम लोग समझेंगे पिलर 1 डी फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो यहाँ तक हमने अलग अलग बैंक और नॉन बैंक देखे। आगे एक मुद्दा बचता है, इस्लामिक बैंकिंग क्या है। इस्लामिक बैंकिंग को भी समझते हैं बट विद अ फ्रेश माइंड। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। थ्री मोर मिनट्स। टू मोर मिनट्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, टेल मी द वोटिंग लाइन। कैन यू सी मी, कैन हियर मी, क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में बताइए। आशुतोष, अंकिता, शिवांगी, पलक, हर्ष, बीनू, नवनीत, आराध्या, शिवानी, नजदान, सरीजस, वी मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग समझ रहे हैं बैंक एंड एनबीएफसी। एनबीएफसी का एक सब टाइप है इस्लामिक बैंकिंग, जिसको इंडिया में परमिशन नहीं मिली, पर वो कभी कभी न्यूज में आता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। मित्रों, इस्लाम और शरिया कानून में कुछ ऐसा लिखा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति सट्टेबाजी में पैसा नहीं लगा सकता, मतलब स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, गैम्बलिंग ये सब नहीं कर सकता। उसने अल्कोहल, पोर्क, वो सब चीजों से बचना चाहिए। और तीसरा, ना तो ब्याज दे सकता है ना तो ब्याज ले सकता है। मुस्लिम कैन नॉट पे इंटरेस्ट एंड कैन नॉट रिसीव इंटरेस्ट। अब आप सोचो वो जो लिखा है वो असल में क्यों, क्योंकि वो नोबल भावना से उस जमाने में, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम जब रिसोर्सेज बहुत कम थे, अगर लोग एक दूसरे को लोन लेना देना शुरू करें और फिर एक्सप्लॉइटेशन चालू हो जाए, ब्याजखोरी का न्यूसेंस चालू हो जाए, दैट विल नॉट बी गुड। इसलिए धर्म में ऐसा लिखा गया कि आप लोन दो किसी को, ओके, पर उस पर इंटरेस्ट मत मांगो, ब्याज लेना भी नहीं है ब्याज देना भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं मॉडर्न इकोनॉमी, उसके अंदर तो लोन, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट ये सब नेसेसिटी हो गई। तो आप समझो एक ट्रेडिशनल ऑटो लोन कैसे जाता, कि आप सपोज यू वांट टू बाय अ कार, आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो आपने प्रिंसिपल और लोन इंटरेस्ट पे किया, व्हाटएवर, सपोज 12%, और सामने एक डिपॉजिटर है जिसने 1 लाख डिपॉजिट किया था, बैंक उसको 8% इंटरेस्ट देगा, और आप जानते हैं बीच में उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा 4। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या है, इंटरेस्ट पे भी हो रहा है, इंटरेस्ट लिया भी जा रहा है, कि जो लोन टेकर है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक को, और जो डिपॉजिटर है वो इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है सेविंग अकाउंट के अंदर। बट एज पर द इस्लाम एंड शरिया लॉ क्या बोला गया कि नो दिस इज नॉट राइट, ये सब नहीं करना है। तो इस्लामिक बैंकिंग को इस तरह डेवलप किया गया कि वहां हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। अब इंटरेस्ट नहीं देंगे तो फिर वो बिजनेस चलेगा कैसे, आप समझो वो सिस्टम थोड़ी अलग हो जाएगी। कि सपोज एक इस्लामिक बैंक है, एक डिपॉजिटर है जिसने फैमिली ने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किया, और सामने एक लोन क्लाइंट है, वो कहता है मुझे कार लेनी है। तो यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग का मैनेजर क्या करेगा, द बैंक मैनेजर विल परचेज द कार फॉर 1 लाख रुपीज। डिपॉजिटर ने 1 लाख दिए, बैंक मैनेजर ने 1 लाख का कार खरीदा, और फिर बैंक मैनेजर यही कार 1,20,000 में जो भी लोन टेकर था उसको वो दे देगा कि ये कार। उसके बाद ये जो लोन टेकर है वो 1.20 लाख रुपीज इंस्टॉलमेंट में रीपे करेगा बैंक मैनेजर को। तब यहाँ समझो पूरे गेम में प्रॉफिट कितना है, 20,000। जो एक प्रकार से इंटरेस्ट है, अपना उसको इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, उसे हम कहेंगे वो प्रॉफिट है। और फिर उसमें से ये जो भी डिपॉजिटर है उसको प्रिंसिपल वापस मिलेगा, और प्रॉफिट में से उसको कुछ शेयर मिलेगा कि ठीक है 15,000 तुम रखो और बाकी का 5,000 ये बैंक का अपना बीच में मार्जिन या प्रॉफिट। सो दैट इज हाउ इस्लामिक बैंकिंग फंक्शन। वहाँ इंटरेस्ट ऐसा बोला नहीं जाता, तो पूरी सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया गया कि वो प्रॉफिट के रूप में दिखाई दे। अब उसी तरह
इजारा, मुरबाहा, मुशारका, ऐसी सब अलग अलग सिस्टम होती है कि जहाँ पर आपको बिजनेस लोन, होम लोन चाहिए, वो आपको अलग अलग तरीके से ऐसे मॉडिफाई करके देते हैं। हमें उसके क्या इंटरनल मीनिंग है, प्रोसेस क्या है, वो समझना नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसको अलाउ नहीं किया। पर वो काम कैसे करता है वो हमने समझ लिया कि वो लोन नहीं देगा, वो आपको मार्केट प्राइस पे महंगे दाम पर चीज बेचेगा, इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगा और डिपॉजिटर को भी ऐसा वो पैसा देगा। ये जो पूरी इस्लामिक बैंकिंग है, तो मतलब वो जो भी सऊदी अरब, यूएई वगैरह पे होगी, इंडिया में अलाउ करे कि नहीं, उसके सब प्रो एंड एंटी आर्गुमेंट आपके हैंड आउट में दिए। कुल मिलाकर बात क्या है, कुछ लोगों का कहना है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऐसा एक धर्म का नहीं होना चाहिए, जिसको बैंक में खाता खोलना है तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अमेरिका वगैरह का ये भी इल्जाम है कि इस्लामिक बैंकिंग का मिसयूज करके अलकायदा टाइप के सब टेरर फंडिंग और 2 नंबर के काम में मिसयूज हो रहा है वगैरह वगैरह। इंडिया में इसको अलाउ किया जाए कि नहीं। आरबीआई इज अपोज टू द आइडिया। आरबीआई का कहना है इस्लामिक बैंकिंग की भारत में कोई जरूरत नहीं है, ये सेक्युलर कंट्री है और हमारे पास इनफ बैंकिंग सर्विसेज है। केरला हाईकोर्ट और केरला के अंदर ऐसा कुछ इस्लामिक बैंकिंग टाइप का खुला, अब वो अलाउड है नहीं है, उसकी सब कमेंट्री और वो सब कभी कभी चलता है, वो कोई टॉप हेडलाइन वाली चीज है नहीं। सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, सफिशिएंट टू नो आरबीआई इज अपोज टू द आइडिया। और ज्यादातर केस में ये होता है आरबीआई अगर मना कर दे तो चीज आगे चलती नहीं। ओनली एग्जेम्पशन इज बिटकॉइन, कि उसमें आप जानते सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, तो फिर अदरवाइज यूजुअली आरबीआई बोले नहीं चाहिए, तो ज्यादातर गवर्नमेंट और कोर्ट्स उस चीज को बहुत फेवर नहीं करते। तो वी आर डन विद द रेगुलेटेड या फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, जिसमें बैंक और एनबीएफसी हमने देखी। अब ये पूरी जो सिस्टम है उसके बाहर जो है ये गुंडे बदमाश जो लोन फाइनेंस और 2 नंबर का पैसा आपको देते हैं, उसे क्या बोलोगे? अनरेगुलेटेड या इनफॉर्मल मनी लेंडर्स। फोटो देख के आपको पता है क्या करते होंगे, बिजनेसमैन का, करप्ट पॉलिटिशियन का, जो भी ब्लैक मनी है या खुद क्राइम करके जो पैसा कमाए वो लोन में पैसा दिया जाए। इसमें भी हालांकि कुछ ऐसे जो क्रिमिनल वो चीज नहीं करते, वो अलग से अपना सब बिजनेस करते हैं, जैसे शॉप शाहूकार वगैरह। अब ये सब के अंदर नेगेटिव आर्गुमेंट्स क्या चलते हैं? स्ट्रॉन्ग आर्म रिकवरी टैक्टिक्स, मतलब मारपीट करके पैसा रिकवर किया जाए वगैरह। आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करती, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अलग अलग कानून बनाए इनको रेगुलेट करने के लिए। तुम रजिस्टर करो, यू कैन नॉट चार्ज मोर देन दिस मच इंटरेस्ट रेट, आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते वगैरह। उसके टाइप्स एग्जांपल हैंड आउट में दिए, आपको तैयार नहीं करने, सिवाय क्या बैंक की एग्जाम की तैयारी कर, तो फिर आपको पता होना इंडिजिनस बैंकर क्या होता है, शॉप और ये सब क्या है। इट इज गिवन इन हैंड आउट बट ओनली फॉर बैंकिंग एग्जाम। किल खत्म, आई थिंक 39 पेज है जो भी हैंड आउट था, ये खत्म हो गया है। अब कुछ लोग नहीं, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, टाइम नहीं मिलता, या फिर कुछ लोग के कैजुअली लेते हैं कि तुमने ये 5 घंटे में पढ़ा, इतना काफी है। बट दिस इज नॉट इनफ, वो बहुत और भी चीजें हैं, वो सब हैंड आउट में दिया है, मैं वो सब पढ़ा नहीं रहा क्योंकि वो आपको पढ़ना है, ये तो 10 घंटे से मुझे लाइन खींच के करना पड़ेगा, दैट इज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। सो वी आर डन विद इकोनॉमी में बार्टर टू बिटकॉइन खत्म, सीआरआर एसएलआर खत्म, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एनबीएफसी खत्म। अब इसके बाद का जो मुद्दा है बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन, ये भी जमा टाइप की चीजें, मतलब वो होगा हैंड आउट नंबर 4। उसको मैं कल शाम 7 बजे तक अपलोड करता हूँ। आज थोड़ा एक बेसिक आइडिया ले लेंगे, जो जनरल सी चीजें वो देखते हैं, बाकी असल हार्डकोर चीजें कल से पढ़ना शुरू करें। तो क्लास इधर खत्म नहीं हो रहा है, अभी पढ़ते हैं थोड़ा और। वो जब खत्म होगा समझो, वो 2 लेक्चर की बात है, उसके बाद हम जाएंगे शेयर मार्केट में, सो अनदर 2 लेक्चर्स देयर, फिर इंश्योरेंस के अंदर अनदर 2 लेक्चर्स, ये सब खत्म होगा। तब तक अपना ये महीना भी खत्म हो जाएगा, तो अक्टूबर में बजट पढ़ेंगे, फिर इंटरनेशनल ट्रेड, फिर मेंस की स्टडी करेंगे थोड़ी, फिर वापस बाकी के पिलर्स कंप्लीट करेंगे और उसका मेंस का कंप्लीट करेंगे। सो लाइक दैट जनवरी तक धीरे धीरे सब काम होने। एनीवे, सो वी विल नाउ मूव टू द पिलर 1B2 बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर। हैंडआउट में कल अपलोड करता हूँ, उसमें कुछ ग्राफिक्स को चेंज करना है, सो आई डू दैट एंड अपलोड इट बाय टुमारो। आज थोड़ी बहुत हम पहले समझ ले लेते हैं, आपके पास हैंडआउट में चिंता मत करो, आज एकदम जनरल समझ लेंगे, सो डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अ सिंपल टॉपिक कॉल्ड लोन टाइप्स। लोन 2 जात के होते हैं। सिंपल प्रश्न पूछो, गिरवी कुछ रखना है कि नहीं? डू यू हैव टू प्लेस समथिंग एज कोलेटरल? कि सपोज होम लोन है तो आपका होम गिरवी, कार लोन है तो कार गिरवी, बड़ी फैक्ट्री बने तो फैक्ट्री गिरवी। सो इफ यू हैव टू प्लेस समथिंग एज कोलेटरल तो उसे हम क्या कहेंगे? सिक्योर्ड लोन्स। सो सिक्योर्ड लोन्स में कोलेटरल होता है। उसके सामने क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन, फार्मर लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये सब चीजें ऐसी है कि वहां पर कुछ भी गिरवी नहीं होता, नथिंग एज, नो, नॉट योर होम, नॉट योर बाइक, नॉट योर प्रॉपर्टी। तो इनको हम कहते हैं अनसिक्योर्ड या कोलेटरल फ्री लोन्स। अब आप बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंकर क्या सोचेगा कि मेरा रिस्क कितना है? तो अगर कोलेटरल दिया है तो बैंकर का रिस्क लो है, जो कि मुझको है नहीं कि तुम्हारा मकान तो है ना, ले लेंगे हम लोग, तो स्वाभाविक है वहां पर वो इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा क्योंकि उसका रिस्क कम है। सो मे बी यू विल गेट होम लोन फॉर 9%। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट कार्ड जिसमें कुछ भी कोलेटरल नहीं है, तो बैंक कहेगा उसका जो लोन है आई विल चार्ज 14%, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सो अनसिक्योर्ड लोन्स या कोलेटरल फ्री लोन्स यूजुअली हैव हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट। हाउएवर देयर इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। देखिए हम लोग आगे समझेंगे कि जैसे एजुकेशन लोन है उसमें सरकार गारंटी देती है बैंक को कि अगर ये बच्चा लोन नहीं वापस करता तो हम मतलब गवर्नमेंट बैंक का लॉस कवर कर देंगे। उसी तरह माइक्रो एंटरप्राइज को जो मुद्रा लोन वगैरह दिए जाए उसमें भी गवर्नमेंट गारंटी लेता है कि दिस स्मॉल कंपनी कैन नॉट पे द लोन्स, वी विल टेक केयर ऑफ बैंक्स लॉसेस। तो ऐसे केस में बैंकर का रिस्क वापस कम हो जाता है। सो इन सच लोन्स इट विल पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू सस्टेन दे 8% को, भले कोलेटरल नहीं दिया उस बिजनेसमैन ने, भले कोलेटरल नहीं दिया उस स्टूडेंट ने, स्टिल द लोन इंटरेस्ट रेट में भी चीप। उसी तरह फार्मर को जो लोन दिया जाए उसके अंदर भी गवर्नमेंट की तरफ से कि इतना ही रखो, बाकी काम इंटरेस्ट आपको पे कर देंगे, तो उनको भी सस्ते में लोन मिलते हैं, भले कोलेटरल में कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ लोन। अब आप बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कोई मकान के लिए 5 करोड़ का लोन मांगे, वो दे देगा जॉब है, हाँ, क्योंकि उसको पता है मकान तो गिरवी है, ये नहीं देगा तो भी है। ऑन द अदर हैंड क्या आप मुझे क्रेडिट कार्ड में 5 करोड़ दे दो, शायद बैंकर विल नॉट गिव, क्योंकि उसके लिए कुछ सिक्योर नहीं है, तो मैं इतनी बड़ी वॉल्यूम आपको नहीं दूंगा। यानी अमाउंट या क्वांटिटी या वॉल्यूम ऑफ लोन, तो सिक्योर लोन में आपको ज्यादा मोटा लोन मिल सकता है, अनसिक्योर के अंदर छोटी मात्रा में, ठीक है 3 लाख 5 लाख 10 लाख, दे नॉट गिव सम करोड़ ऑफ रुपीस दैट। सो दैट इज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। नेक्स्ट, लोन को हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है। तो इज द लोन इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट, या हम कहें क्या ये फिक्स्ड है? तो जवाब है कुछ केस में यस। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लोन्स, उसमें फिक्स होता है कि फार्मर को खेती बाड़ी के लिए 3 लाख तक का लोन चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट इज फिक्स 7%। अब बाद में रेपो रेट चेंज हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका फिक्स है 7%। तो इसे हम क्या कहें? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, निश्चित है। इट विल नॉट बी चेंज थ्रू आउट द 10 ईयर, मतलब अगर 3 साल का लोन है तो 3 साल यही इंटरेस्ट रेट है और कोई नहीं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम लोन्स कि जहां पर लोन इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड या कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल लास्ट वीक हमने जो आई थिंक 15 सितंबर को समझा था एक्सटर्नल बेंचमार्क, कि जहां लोन रेपो के साथ लिंक है, तो अगर रेपो अलग है सपोज 4%, तो ये लोन आपको 10 में मिलता है, फिर ये रेपो बढ़ के 6 हो जाए तो हो सकता है यहां पर भी उस तरह से बढ़ के 12% हो जाए। तो ऐसे लोन्स को हम क्या कहेंगे? फिक्स तो नहीं है, फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल। ऑलराइट, सो लोन टाइप्स हम क्या कहेंगे? एक तो होगा फिक्स्ड जैसे फार्म लोन एट 7%, दूसरा होगा फ्लोटिंग जैसे हमने देखा एक्सटर्नल बेंचमार्क जो रेपो के साथ लिंक है, लास्ट वीक देखा। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट या चेंजिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर भी एक सब टाइप होता है जिसको हम कहते हैं टीजर लोन्स। टीजर का मतलब, टीज मतलब क्या? छेड़ना। यहां पर टीज मतलब किसी को आकर्षित करना, लुभाना, टू अट्रैक्ट समवन, टू ल्यूर समवन। सपोज आपको कोई बैंक मैनेजर ऐसा कॉल करे कि भाई हम आपको लोन देंगे और फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 5% इंटरेस्ट और उसके बाद 15% होगा, पर वो खुल के नहीं बोलेगा, ही विल नॉट से ओपनली, ही विल से वी विल गिव यू लोन फॉर ओनली 5%। ताकि कान चमक जाए भाई तो बहुत सस्ता है, मैं ले लेता हूं। तो इसे हम क्या कहेंगे? टीजर लोन्स। तो ग्राहक को लुभाने के लिए शुरुआत में बहुत कम ब्याज दर की, फॉर द फर्स्ट ईयर सपोज 5% और उसके बाद अचानक से बढ़ा देगा 15-15-15, तो इसको हम क्या कहें? टीजर लोन्स।
अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि भाई कर्जदार को पता है कि ये तो इसमें तो कुछ गड़बड़ है, फ्यूचर में लोन बढ़ जाएगा, तो क्यों लेगा? व्हाई वुड अ पर्सन बोरो टीजर लोन व्हेन ही नोज दैट द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज आफ्टर सम ईयर एंड ही विल सफर? तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, वो जो बोरोवर है उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं, ही इज हैविंग सम डे ड्रीम्स कि भाई मेरा बिजनेस और सैलरी 3 इयर्स बाद इतना बढ़ जाएगा कि मैं तो ये सब निपटा लूंगा। या सेकंड रीजन कि वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है, तो मरता क्या ना करता, मान लीजिए इसने ये सब क्रिकेट बैटिंग ऐप में पैसे लुटा दिए हों और अब उसको सब गुंडे बदमाशों की कॉल आते हैं, तो वो तो फिर कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा, कहीं भी बैंक में झूठ भी बोल के, या उसको पता है ये बैंक में गड़बड़ है, बट स्टिल ही विल एक्सेप्ट इट। सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में हुआ, ईयर याद रखना है 2007-8। वहां पर ये हुआ कि अमेरिकन बैंकर्स ने ऐसे लोगों को लोन दे दिया जो वीक थे, कमजोर थे, जिनकी लोन रिपेमेंट की कैपेसिटी नहीं थी, पर इन लोगों ने दे दिया लोन। और फिर ऐसे सब लोन पेपर्स के सामने उन्होंने नए नए बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज मार्केट में इशू की, और फिर वो पूरी चीज में और इन्वेस्टर का पैसा लिया और सब बबल बना के कोलैप्स किया। वो पूरा मामला क्या था वो आपको पिलर 3 में पता चलेगा, तो अभी बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है, सफिशिएंट टू नो। अमेरिका में 2007 में सब वीक कमजोर लोगों को होम लोन दिए गए और पूरा एक गुब्बारा बन गया, एसेट बबल बबल बबल, एंड अल्टीमेटली पिन मार दिया किसी ने तो फूट गया। उसको हम कहते हैं सबप्राइम क्राइसिस। हाँ, तो इससे वर्ड आता है, देखिए अमेजॉन प्राइम, तो प्राइम मतलब क्या? बेस्ट क्वालिटी का। तो अगर मैं कहूँ सबप्राइम तो मतलब क्या? स्टैंडर्ड मतलब उत्कृष्ट, सब स्टैंडर्ड मतलब क्या? बेकार। तो सब प्राइम मतलब क्या होगा? ऐसा आदमी जिसकी लोन रिपेमेंट की कैपेसिटी नहीं। तो वर्ड को समझो, डू यू हैव कैपेसिटी टू रिपे द लोन? क्या लोन वापस चुकाने की औकात है? अगर आपको यस, तो हम कहेंगे वो प्राइम बोरोवर है, बेस्ट। आप कहो नहीं गड़बड़ पार्टी। तो अगर वो एक इंसान है, इफ इट इज अ पर्सन, हम उसको कहेंगे यू आर अ सब प्राइम बोरोवर। अब मान लीजिए वो पर्सन नहीं, वो एक कंपनी है जैसे किंगफिशर, तो उसे क्या कहेंगे? सब प्राइम कंपनी। वैसे कह तो सकते हैं, पर ज्यादा रिफाइंड या करेक्ट टर्म है ओवर लेवरेज्ड कंपनी। ओवर लेवरेज कंपनी मतलब क्या? उसने अपनी चादर से ज्यादा अपने पैर लंबे कर दिए हैं। दे हैव टेकन टू मच लोन्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रिपे। ओवर लेवरेज कंपनी एंड सब प्राइम बोरोवर्स। बात तो एक ही है कि भाई उसकी कैपेसिटी नहीं है, ही कैन नॉट रिपे द लोन। मित्रों, अगर आप एक ज़ॉम्बी को खाना खिलाओगे तो क्या होगा? खाना वेस्ट ही हो जाएगा, वो तो कुछ काम उसको करना है नहीं, यू आर वेस्टिंग द फूड। सिमिलरली, अगर कोई बैंक एक सबप्राइम बोरोवर को या एक ओवर लेवरेज कंपनी को लोन में पैसा देती रहे, ये लो आज भी लोन लो, ये दिवाली का लो, ये आगे का लो, तो देन इट इज गोइंग टू बी वेस्टेड। तो ऐसा जो लोन या लैंडिंग किया जाए उसको आप क्या कहोगे? ज़ॉम्बी लैंडिंग। ज़ॉम्बी लैंडिंग मतलब क्या? बैंक इज गिविंग लोन टू समवन फुल्ली नोइंग कि इसकी कैपेसिटी नहीं है, ये मेरा पैसा डूब रहा है, ये कभी वापस नहीं आना है। नालायक को जब लोन दिया जाए तो, और ज्यादातर ये बैंक कौन से होंगे? वीक बैंक। वीक इन द सेंस उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, मैनेजर, वो सब करप्ट और बदमाश और निकम्मे टाइप के लोग होंगे, वही ऐसा काम करेंगे। सो ज़ॉम्बी लैंडिंग। ज़ॉम्बी लैंडिंग इसलिए वर्ड याद रखना, एक बार इकोनॉमिक सर्वे ने यूज किया था, अदरवाइज ऐसे तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट बिकॉज इट केम समवेयर इन इकोनॉमिक सर्वे, सो वी हैव टू प्रिपेयर। तो हमने कुछ लोन टाइप्स एंड बोरोवर टाइप्स देखे। उसके बाद का एक मुद्दा है ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। अंटिल मिडल ऑफ द 2005 पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी चल रही थी। पाकिस्तान जैसे देश जो आज की तारीख में पूरा डूब चुका है, एकदम 0% या नेगेटिव ग्रोथ में चलता है, उन लोगों के भी 9% 10% रेट पे वो सब इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। पूरी दुनिया में तेजी चल रही थी। अब जब भी तेजी चलती है तो बैंकर भी जोश में आ जाएंगे कि ले लो भाई लोन, ले लो सस्ते लोन, टीजर लोन, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज बूम पीपल हैव जॉब्स, तो बैंकर उसको डुबाएगा, भाई होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, मजा आ जाएगा। राइट, सो द इकोनॉमी वाज ग्रोइंग। आफ्टरवर्ड्स अराउंड 2007 मैंने जो आपको बताया कि सब प्राइम क्राइसिस हो गई अमेरिका में, तो अमेरिका में एक छोटा कैंसर हुआ, फिर वो पूरी दुनिया में फैलता है, तो हम कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएफसी। पैरेलली इंडिया में बहुत सारे स्कैम होते हैं, कॉमनवेल्थ स्टेडियम स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम, वो सब क्या आगे अलग अलग पिलर्स में देखेंगे। उसके बाद मीडिया एक्टिव हो जाता है, फिर अन्ना हजारे, बाबा रामदेव वगैरह के अलग अलग लोकपाल चाहिए वगैरह आंदोलन चालू होते हैं। कोर्ट और जुडिशरी और मीडिया हाईलाइट करता है पूरा दिन। तो फिर मिनिस्टर और आईएएस ऑफिसर वो सब क्या बन जाएंगे? इनडिसाइसिव। कांड हुए, फिर मंत्री और अफसर निर्णय लेने से डरेंगे। उनको जेन्युइनली भी कोई फाइल में यस लिखना हो तो डरेंगे, मैं लिखूंगा देन समवन विल दैट आई हैव डन करप्शन। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे क्योंकि वो फाइल में साइन ही नहीं किया। सपोज कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपको हाईवे बनाना है एंड देन यू हैव टू कट डाउन 10 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया, तो वो डर जाएगा नहीं ये करूंगा और फिर कोई केस करे। सो देयर वाज टू मच डिले इन डिसीजन मेकिंग। इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने वर्ड यूज किया पॉलिसी पैरालिसिस। एनवायरमेंट क्लियरेंस से लेके बहुत सारे क्लियरेंस में ये होने लगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, बैंकों से लोन लिया है लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो बिजनेसमैन का पैसा डूब जाएगा, बैंकों का भी पैसा डूब जाएगा। पैरेलली ये जो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके चलते अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा। तो टूरिज्म, एयर ट्रैवल, होटल, आईटी एक्सपोर्ट के नाम पे इंडिया से हम जितना बाहर एक्सपोर्ट करते थे वो सारा बिजनेस डूब जाएगा। तो उसके भी जो बिजनेसमैन है वो अपने लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी जो सिचुएशन आती है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो कंसेप्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी आईसी। सिंपल है, आप किसी भी कंपनी या बिजनेसमैन को पूछो क्या आपकी कंपनी इतना पैसा कमा रही है कि कर्जे का ब्याज चुका सके। आप समझिए लोन के दो कंपोनेंट है, एक है प्रिंसिपल मूलधन, दूसरा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल का तुम पूछ नहीं रहे भाई, वो तो दूर की बात है, तुम पहले ये बताओ इंटरेस्ट पे कर सकते हो। भले ऐसी बात कि जीएस तुम्हारे पास होगा नहीं, दूर पहले तुम ये बोलो सीसेट का कैपेसिटी है कि नहीं। तो मुकेश समझ हाँ भाई कैपेसिटी है मेरी, आई एम अर्निंग इनफ टू रीपे द लोन इंटरेस्ट रेट। इफ अ कंपनी सेइंग दैट इट इज अर्निंग इनफ मनी टू रीपे द लोन इंटरेस्ट रेट, तो हम कहेंगे वो जो कंपनी है उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 1 है, आईसी ग्रेटर देन 1, जो कि एक अच्छी बात है, हार्ट इमोजी। ऑन द अदर हैंड आप किंगफिशर को पूछो तो कहना नहीं भाई वांदे चले, आई एम अनेबल टू इवन रीपे द लोन इंटरेस्ट, आई एम नॉट अर्निंग इवन दैट मच। तो ऐसी कंपनी को हम कहेंगे आईसी लेस देन 1, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज लेस देन 1। मतलब ये कंपनी डूबने वाली है, यू कैन अप्लाई कॉमन सेंस, दे आर गोइंग टू कोलैप्स। ऐसी कंपनी को आईसी लेस देन 1 या आईसी 1 कंपनी भी कहते हैं। खत्म, वापस आते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज था देयर वाज सर्ज इन बोरोइंग, क्योंकि तेजी चली थी तो दे दनादन बहुत सारे लोगों ने लोन लिया। देन देयर वाज फॉल इन डिमांड क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया आफ्टर सबप्राइम क्राइसिस, आफ्टर दिस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके बाद ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी वो आईसी 1 कंपनी बन गई। आईसी 1 कंपनी मतलब दे आर नॉट अर्निंग इनफ इवन टू रीपे द लोन इंटरेस्ट रेट। अब इससे दो बातें होगी, पहला जो कंपनी है उसकी कॉर्पोरेट कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रेस में आ जाएगी, और दूसरा जो ये बैंक है खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि वही ऐसे लोगों को लोन पास कर रहा होगा, उसकी भी बैलेंस शीट स्ट्रेस में आ जाएगी। तो देखो 1 and 2 मतलब ट्विन। तो इसको इकोनॉमिक सर्वे ने कहा ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम, टीबीएस। टीबीएस बेसिकली क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े सरकारी बैंक दोनों की ही बैलेंस शीट मतलब जिसमें प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी का हिसाब किताब है सब कुछ स्ट्रेस में आ गया। तो ऐसा पूरा जो युग चला एरा उसे हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। कल जो मैं हैंडआउट अपलोड करूंगा इसमें सब माइंड मैप होगा, सुकून से उसको देखना। अब आगे मुद्दा आता है व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, व्हाट इज एनपीए। वेरी सिंपल, सपोज आपने एक लोन लिया जिसकी ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट
सपोज वो हर महीने की पहली तारीख को है, ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट, तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। अभी सपोज इफ द ईएमआई ड्यू डेट वाज 1 जनवरी 2023, पहली जनवरी को देना था, जो भी लोन का हफ्ता किस्त इंस्टॉलमेंट था, मान लेके नहीं दे सकता, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं 30 डेज पास्ट, फिर 31 डेज, फिर फरवरी तो भी बोले नहीं दे सकता और 30 डेज पास्ट, फिर आए 1 मार्च तो भी नहीं दे सकता और 30 डेज पास्ट, करते करते अब जब जाएंगे तो अब 2 अप्रैल को पहुंचते हैं तो कुल मिला के हो जाएंगे 91 डेज। तो 91st डे जब आ गया तो हम कहेंगे इसका जो लोन अकाउंट है इसको आपसे बोलेंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इन अदर वर्ड्स ये क्या कहना चाहता है, ऐसा कोई भी लोन अकाउंट जिसमें प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट इट हैज रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। कायदे से उसको कब इंस्टॉलमेंट बना था फर्स्ट, तो फर्स्ट को तो नहीं भरा, फिर 30 डेज 30 डेज 30 डेज गए, तो ऐसा करते करते 90 डेज और मोर देन 90 डेज हो गए, मतलब 91st डे, तब उसको हम बोल देंगे कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। किसके लिए? बैंक के लिए, क्योंकि लोन सारे एसेट्स फॉर द बैंक, पर ये ऐसा एसेट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको हम कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स एसेट्स, एक तो बैंक का हो सकता है स्टैंडर्ड एसेट, मतलब ऐसा लोन अकाउंट कि जहां पर जो कर्जदार है नियमित रूप से किस्तें चुका रहा है, तो बोरोवर इज रीपेइंग द लोन ऑन टाइमली फैशन। फिर ये मैंने आपको बताया ऐसे अकाउंट कि जहां इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट के ऊपर भी मोर देन 90 डेज पास हो गए और फिर भी नहीं दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो एनपीए। मतलब नॉर्मली ऑल द लोन अकाउंट्स आर स्टैंडर्ड एसेट्स, पर वो नहीं चुका रहा है तो मोर देन 90 डेज हो गए इंस्टॉलमेंट डेट के ऊपर, तो हम कहेंगे एनपीए। अब ये जो एनपीए मैंने कहा 90 डेज की लिमिट है, वो किसके लिए? होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन, उसके लिए। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लोन की, तो वहां 90 डेज का कंसेप्ट नहीं है, वहां कंसेप्ट है क्रॉप सीजन का, मतलब खरीफ सीजन, रबी सीजन, 3 सीजन तक नहीं दिया, ऐसा जो भी नंबर्स होंगे। अब वो कितने क्रॉप सीजन काउंट करता है ये हमारे लिए काम का नहीं, वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। हमारे लिए सफिशिएंट है लोन अकाउंट स्टैंडर्ड एसेट, बट मोर देन 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट नहीं भरे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब कोई ऐसा अकाउंट है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में भी 12 मंथ्स या उससे ज्यादा रहता है, तब तो चुका ही नहीं, तो फिर बैंकर उसको कहेगा ये तो सब स्टैंडर्ड एसेट है। फिर सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर भी वो उस एक्सेल डेटा शीट में 12 मंथ्स या उससे ज्यादा रहता है, तो बैंकर कहेगा भाई ये तो डाउटफुल एसेट है। मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी कैटेगरी और सीवियर या डेंजरस होती जाएगी। लास्टली, अगर आरबीआई या बैंक का खुद का ऑडिटर का काम क्या होता है, वो बैलेंस शीट को इंस्पेक्ट करता है कि सब ठीक है कि नहीं। अगर वो कहते हैं कि जो भी लोन अकाउंट है इसमें अब कोई रिकवरी का पोटेंशियल नहीं है, देयर इज लिटिल या नो साल्वेजेबल वैल्यू। साल्वेज मतलब क्या? सपोज आपका जहाज डूब जाए, इफ द शिप सिंक्स, तो डूबे जहाज में भी आप किसी वो मरीन ड्राइवर को बेच के थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हो सामान, पर ऐसा इसमें से कुछ भी साल्वेज नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे? नाउ इट इज अ लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट। सो स्टैंडर्ड एसेट मोर देन 90 डेज, तो एनपीए, एनपीए कैटेगरी में भी मोर देन 12 मंथ्स, तो सब स्टैंडर्ड, उसके ऊपर भी 12 मंथ्स तो डाउटफुल। और अगर बैंक, आरबीआई या ऑडिटर कहते हैं ये तो बेकार, इसमें कुछ नहीं पैसा रिकवर हो सकता, तो लॉस एसेट। कल हमने देखा था बैंक का इक्वेशन वो क्या है, शेयर्स प्लस बॉन्ड्स प्लस डिपॉजिट्स प्लस प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स एसेट्स। अब जो एसेट है उसमें क्या? सीआरआर, एसएलआर, गुड लोन्स एंड बैड लोन्स है, जिसको हम कहें एनपीए। अब आप समझो एनपीए, टोटल एनपीए निकालो कोई बैंक का, नीरव मोदी, विजय माल्या, जितने भी लोगों ने लोन दिया वापस निकालो, सबका टोटल निकालो, जो नंबर मिले, सपोज 10 लाख करोड़ रुपीस, तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस मतलब सकल, सबका कुल मिला के कितना है, तो ग्रॉस एनपीए। अब ये जो ग्रॉस एनपीए होता है उसमें आरबीआई कहेगा कि अच्छा तुम्हारा एनपीए इतना है 10 लाख करोड़, तो बहुत रिस्की है तुम तो अभी तुम 1 लाख करोड़ रुपीस का बफर एक्स्ट्रा रखो। इसको हम कहते हैं प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मींस जितनी भी ये बैड लोन या खराब संपत्ति है उसके नुकसान की भरपाई के लिए कुछ और पैसा अलग से आरक्षित या रिजर्व में रखना होगा। प्रोविजनिंग मींस बैंक विल हैव टू, या बैंक इज रिक्वायर्ड टू सेट असाइड सम फंड्स अगेंस्ट द एनपीए टू कवर द लॉसेस। आप वो फंड कहां से लाए भाई? वो डिपॉजिटर का पैसा है या प्रॉफिट का पैसा है, कहीं से वो रिजर्व में उसने और कुछ रखना पड़े। सो सपोज ग्रॉस एनपीए है 10 लाख करोड़ रुपीस, आरबीआई कहेगा ठीक है 1 लाख करोड़ रुपीस तुम बफर में रखो ये सब कवर करने के लिए, तो 10 - 1 करो, क्या जवाब है? 9। तो 9 को आप क्या बोलोगे? 9 विल बी नेट एनपीए, शुद्ध एनपीए। ये क्या है? ये काम का नहीं, ये पूरी चीज काम की नहीं है। तो आप कहते हो तुम बोला क्यों इतनी बार? क्योंकि आप पाएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो भी रिपोर्ट करता है तो वो दो भाग बताएगा कि ग्रॉस में इतना है, नेट में इतना है। उसको देख के जितने लोग न्यूज़पेपर कॉलम में लिखेंगे वो कहेंगे ग्रॉस इतना है, नेट इतना है, तो फिर लोग परेशान, अच्छा ग्रॉस क्या नेट क्या है? हमारे लिए काम का नहीं, सो डोंट वेस्ट टाइम। वापस आते स्टैंडर्ड एसेट, एनपीए, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट हमने देखी। सपोज कोई आदमी विमल खाता है, फिर उसको दांत में से ब्लड निकलना चालू होता है, फिर एक दिन वो ही अनेबल टू ओपन हिज माउथ, फिर वो जाता है, फिर उसको पता चलता है तो कैंसर हो गया। तो मेरा ये कहना है भाई तुम्हारा मुंह नहीं खुला तब तक तुम रुके क्यों? जिस दिन मुंह से द मोमेंट यू आर हैविंग सम ब्लड फ्रॉम योर टीथ, व्हाई डिड नॉट यू गो टू द डॉक्टर? राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप बोले स्टैंडर्ड एसेट है, फिर मोर देन 90 डेज तक रुको और फिर कभी एनपीए, तो भाई 90 डेज तक भी क्यों रुकना है? अगर इंस्टॉलमेंट डेट थी 1 जनवरी, वो आदमी नहीं भरा तो नेक्स्ट डे आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज तभी तो स्टिक हो जाना चाहिए था। तारविन कहा ये लॉजिक तो बराबर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हाउ टू फाइंड द अर्ली सिम्टम्स ऑफ द डिजीज? 90 दिन बाद आग बुझाने बैठो तुम कि मोर देन 90 डेज पर एनपीए है, फिर आप चेक करो, तो भाई पहले से ही चेक करो ना। तारविन ने कहा कुछ नया कैटेगरी बनाते हैं, तो नई कैटेगरी ऐसे बनाए कि स्टैंडर्ड एसेट है, जो भी इंस्टॉलमेंट की डेट है सपोज 1 जनवरी, मान लीजिए आदमी ने 2 जनवरी को भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, तो ऐसा ड्यू डेट के ऊपर 1 डे से लेकर 30 डेज गुजर गए, उसे हम कहेंगे SMA 0, मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, ऐसा उसको क्लासिफाई करें। मतलब समझो एक्सेल में डेटा शीट में ये सब ऐसा क्लासिफाई करेंगे, तुरंत उसका मैनेजर उसको सब रेड अलर्ट पहुंच जाएगा कि ये तकलीफ है। उसके बाद अगर कोई लोन अकाउंट है जिसमें मोर देन 31 डेज से लेकर 60 डेज तक भी इंस्टॉलमेंट रीपे नहीं किया, उसे कहेंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट नंबर 1। फिर 61 डेज से 90 डेज तक भी उसने रीपे नहीं किया तो स्पेशल मेंशन अकाउंट नंबर 2। और फिर अगर मोर देन 90 डेज हो गया तो फिर आप जानते हो उसको बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बट इससे फायदे क्या है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ द स्ट्रेस, दांत से खून निकल आता है, इसको कैंसर होने वाला है, पकड़ो, ट्रीटमेंट चालू करो इसकी। सो फॉर दैट पर्पस आरबीआई केम अप विद दिस न्यू डेफिनेशंस। तो एनपीए हमने समझा एनपीए क्या है, जो भी ड्यू डेट है सपोज 1 जनवरी, उसके ऊपर 30 डेज 30 डेज 30 डेज 90 डेज से ज्यादा गुजर जाए तो फिर 2 अप्रैल को जब 91st डे आएगा हम कहेंगे इसका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है। तो भारत के अंदर एनपीए कितना है? टोटल एनपीए इन द बैंक्स 2020 में मोर देन 8 लाख करोड़ रुपीस, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है 8.8, फिर 8.3, फिर 7.4 2022 मार्च तक। तो ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2023 में डेटा है। आपके 2023 का इकोनॉमिक सर्वे तुम डेटा दे रहे हो, उसमें बात तो ऐसे 2022 तक की, तो आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए। माय आंसर इज वेरी सिंपल, वेट 31 जनवरी 2024, क्योंकि तब इकोनॉमिक सर्वे 2024 आएगा। देखिए पूरा साल न्यूज़पेपर से डेटा लिखने नहीं बैठना है,
एक होती है मजदूरी, दूसरी होती है गधा मजदूरी। वन इज लेबर, अनदर इज डोंकी लेबर। इफ यू राइट डेली डेटा फ्रॉम न्यूज़पेपर, इट इज डोंकी लेबर, क्योंकि पूरे साल का इकोनॉमिक्स जो भी डेटा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सचेंज रेट, बैड लोन्स, मनी सप्लाई, एफडीआई, एवरीथिंग, वो आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो मैं पूरे साल में सिर्फ एक बार डेटा देखता हूँ, उसके बाद जो प्रीलिम है तो वहां तक का डेटा देख के कर लेना है, अपनी उसकी बात कर लेते। तो छोड़ो भाई, ऐसा ही तो होता नहीं, रेयरली होता है। बाकी इन मोस्ट केसेस 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर जो भी डेटा इकोनॉमिक सर्वे से काम हो जाता है। सो डोंट वेस्ट टाइम, सफिशिएंट टू नो कि अच्छा भारत के अंदर ये सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम से धीरे धीरे कम हो रही है। नाउ आगे का मुद्दा, दो चार छोटे मुद्दे हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। लोन रिस्ट्रक्चरिंग। सपोज बैंक ने किसी को लोन दिया जिसका इंटरेस्ट है 15% और टेन्योर है कि 15 इयर्स में धीरे धीरे चुकाना है, पर मान लिया कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, तो बैंक ठीक है लोन रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, तुम्हारे लोन का पुनर्गठन करते हैं कि 15% नहीं तुम 12% मतलब कम इंटरेस्ट पे करो, 15 इयर्स नहीं तुम 20 इयर्स धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पे करो। तो जब भी ऐसा किया जाए इसको हम क्या कहेंगे, लोन रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या स्पान बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे सब आपको चुकाना है। दूसरा हो सकता है हेयर कट। सपोज ये सब बैंकों के अंदर डिपॉजिट में पैसा आया और फिर बैंकर ने विजय माल्या को 20 रुपये लोन में दिया, जो कि बैड लोन हो गया या एनपीए हो गया। अब माल्या कहे मुझसे नहीं चुका सकता मैं, बैंकर उसको कहे ठीक है तुम 20 नहीं चुकाओ, तुम सिर्फ 15 चुकाओ। ये विजय माल्या पेयर्स ओनली 15 रुपीज आउट ऑफ द 20 रुपी का पेंडिंग लोन। तो मतलब लॉस बैंक का कितना हुआ, कॉमन सेंस है 5 रुपी। तो एसबीआई क्या कह रहा है, ठीक है हम 5 रुपए के बाद खुद के कटवा लेते हैं, तुम हमको बाकी पैसा दो, जाओ इधर से। वी आर विलिंग टू सफर 5 रुपी हेयर कट। तो यहाँ समझो हेयर कट का मतलब क्या हुआ, लॉस। किसका लॉस, बैंक का लॉस। तो इसे हम कहते हैं हेयर कट या कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। पर ये जो होता है इसको कहा जाता है वन टाइम सेटलमेंट, मतलब 15 रुपीज सिंगल टाइम में चुकाना है। फिर उसमें ऐसा मत बोलना कि मुझे 20 ईयर्स चाहिए टुकड़े टुकड़े चुकाने, नहीं, विद इन सिंगल डे, मतलब जो भी पूरा एक इंस्टॉलमेंट एक बार में भरो और तुम जाओ, तो उसे हम कहते हैं हेयर कट। ऑन द अदर हैंड सपोज उसको लंबा टाइम दिया है कि नहीं तुम इंस्टॉलमेंट में 20 ईयर्स तक चुकाते रहो थोड़ा थोड़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे, लोन रिस्ट्रक्चरिंग। सो रिस्ट्रक्चरिंग इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स, हेयर कट इज फॉर सिंगल टाइम की एक बार में दो और निकलो इधर से। तो हेयर कट क्या हुआ, पूरी लोन नहीं चुका सकते तो आंशिक चुका के चले जाओ, बाकी का नुकसान बैंक खुद भुगत लेगा। अब ये समझो ये विजय माल्या का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, ये तो बैंक के विवेक पे है कि बैंकर को लगे कि अच्छा ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कर लेते हैं सेटलमेंट, तो की बात है। अदरवाइज माल्या और कोर्ट और नोबडी हैज दिस राइट टू टेल द बैंकर कि भाई तुम ऐसा करो, वो बैंकर का खुद का डिस्क्रिप्शन या विवेक है। नेक्स्ट, कुछ बार बैंकर ने किसी फार्मर को लोन दिया और फार्मर लोन नहीं चुका रहा है 20 रुपीज सपोज, लेकिन फिर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कहे कि ये फार्मर के बदले हम आपको 20 रुपीज दे देंगे, तो यहाँ समझो बैंकर का लॉस नहीं है, बैंकर का लॉस नहीं है, क्योंकि फार्मर की जगह गवर्नमेंट लोन चुका रही है। तो फिर लॉस किसका है, लॉस आप सोचो टैक्स पेयर का है जिसने टैक्स भरा। खैर इस चीज को आप क्या बोलोगे, लोन वेवर, ऋण माफी या कर्ज माफी, कि जब किसान की वजह में सरकार लोन चुकाए, व्हेन गवर्नमेंट रिपेज द लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर, देन फ्रॉम फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस लोन हैज बीन वेव्ड ऑफ, तो उसे कहते हैं लोन वेवर। इसका क्या है वो सब पिलर 4 वगैरह में आगे देखें, इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव आर्गुमेंट्स। लोन राइट ऑफ, लोन राइट ऑफ असल में काम की चीज नहीं है, पर न्यूज़पेपर कॉलम वाले हवा बनाते हैं, इसको समझते हैं। वापस हम बैंक का इक्वेशन याद करें क्या था, शेयर प्लस बॉन्ड प्लस डिपॉजिट प्लस प्रॉफिट इक्वल एसेट्स। एसेट में क्या है, स्टैंडर्ड एसेट्स हैं और दूसरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन्स हैं। अब समझो बैड लोन के नाम पे बैंकर के पास 100 रुपए, जिसका लोन बैड लोन हो चुका है, एनपीए हो चुका है। कुछ बार बैंकर क्या करेगा, ये 100 रुपीज को डिलीट कर देगा कि है ही नहीं, उसे हम कहते हैं लोन राइट ऑफ। व्हेन द लोन इज डिलीटेड फ्रॉम द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कि इस साइड पे ये 90 रुपए का एनपीए था, वो एसेट साइड से उसको डिलीट कर दे, ऐसा है ही नहीं, उसे कहते हैं लोन राइट ऑफ। अब आपके बैंकर ऐसा क्यों करेगा, तो जब उससे बैंकर को टैक्स के अंदर कुछ फायदे मिलते हैं। अब वो क्या फायदे मिलते हैं, वो करंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की हम एग्जाम की तैयारी में, वी नॉट दिस टाइम। आप कहेंगे पर इसमें तो माल्या की तो मौज हो जाएगी ना कि भाई आपने एनपीए ऐसा एंट्री डिलीट कर दिया बैंकर ने, तो माल्या को लोन चुकाना नहीं, उसका फायदा हो गया। जब ऐसा नहीं है, बैंक कैन स्टिल रिकवर दिस मनी, उसके लिए अलग अलग कानून है, सरफाइसी एक्ट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, तो बैंक तो उसके बाद भी इवन आफ्टर डिलीटिंग इज फ्रॉम द साइड ऑफ द इक्वेशन, वो कर्जा वसूलने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जो लोन राइट ऑफ है, इट इज अ सिंपल अकाउंटिंग एक्सरसाइज, कागज पर लिपा होती है क्योंकि बैंक को टैक्स कम भरना है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो अनएथिकल है और ये वो, तुम सबको मेरा ये कहना है तुम सुप्रीम कोर्ट जाके पीआईएल कर लो, ये ऐसा ही है और ऐसा ही चलता है। इंडियन एक्सप्रेस आरटीआई करके उसका राइटर का जेब खाली हो गया होगा, एप्लीकेशन जो लगता है आरटीआई एप्लीकेशन 10 रुपीज वो खत्म हो गया उसके, ये ऐसा ही चलता है। सो जस्ट एक्सेप्ट इट फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि एमसीक्यू में भी पूछने लायक ऐसी चीज है, क्योंकि टेक्निकल चीज है, तो ये ऐसी चर्चा में नहीं, इफ लुक एट इकोनॉमिक्स वगैरह वो इसकी बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे भी तो किसकी करेंगे, ये वाली चीज कि भाई एनपीए कितना है, कम हो रहा है नहीं। सो लोन राइट ऑफ एक लाइन का मामला है, वो क्या है, अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, जिसमें बैंक की बैलेंस शीट से वो लोग एनपीए के कुछ अकाउंट्स को डिलीट कर देते हैं, प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स सेविंग, लेकिन फिर भी बैंकर माफ नहीं करा, ही इज नॉट फॉरगिविंग, ही कैन स्टिल गो एंड मेक सम केसेस अंडर वेरियस लॉज। लोन राइट ऑफ, ऑपोजिशन पार्टी न्यूज़पेपर कॉलम अलग अलग टाइम पे इसका सब लिखते रहे, हमें ब्लड प्रेशर नहीं खोना है, जो एक स्लाइड का मुद्दा है उसको इतनी औकात और कैपेसिटी से तैयार करके आगे बढ़ना है। तो ये तो हमने समझा एनपीए क्या है, मोर देन 90 डेज तक लोन नहीं चुकाओ एनपीए। लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, तो हमने देखा इंटरेस्ट कम कर दो, टेन्योर बढ़ा दो, उसको कहा लोन रिस्ट्रक्चरिंग। लोन राइट ऑफ क्या है, अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया कि कैसे बैलेंस शीट के अंदर कुछ एसेट्स को डिलीट कर देगा बैंक टैक्स सेविंग के लिए, वो हमने देखा। अब इन सबको आप प्लस करोगे कि सपोज ये 10 है, रिस्ट्रक्चर लोन 10 है, लोन रिटर्न ऑफ 10 है, तो ये हो गया जब 30, तो 30 को क्या बोलेंगे, स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो स्ट्रेस्ड एसेट क्या, ये सब कुछ आप समझो, ये असल में तो स्ट्रेस ही दिखा रहे हैं कि ये बैंक में कुछ तो गलत है, तो इनके सब मान चले, वरना ये सारे नंबर जीरो होने चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रेस्ड एसेट्स। नाउ अगेन आई डोंट थिंक यूपीएससी विल आस्क यू दिस फार्मूला, ये भी बहुत सालों पहले एक बार इकोनॉमिक्स सर्वे में ये सबको मिला तो स्ट्रेस्ड एसेट बनती है, बट नाउ व्हेन यू हियर द टर्म स्ट्रेस्ड एसेट को क्या बोला है, ये सब जो भी प्रॉब्लम है लोन के उसको वो बोला है स्ट्रेस्ड एसेट्स। सो वी लर्न अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ लोन्स, और उसके बाद ये बेसिक चीजें हमने समझी। नाउ व्हाट वी विल डू इज, बाकी जितना समझना है वो भी समझेंगे, पर कल सुकून से समझते हैं जब आपके पास हैंडआउट हो। कल अपलोड द हैंडआउट बाय 7 PM और अर्लियर, कल मिलते हैं, बाकी और क्या पढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और वो तो देख लिया, सरफाइसी क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है, फिर ये सब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, डीआईसीजीसी, बैड बैंक, बासेल नॉर्म्स वगैरह चीजें। कुछ भी इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग या ग्राउंड शेयरिंग है नहीं, कॉमन सेंस से बातें चलती है, कुछ जगह कुछ फैक्ट्स याद रखने, तो दैट्स इट। सो डू नॉट वरी अबाउट एनी ऑफ दिस। अभी समझे तो 4-5 ही मुद्दे हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी ये रखो, जो हमने हैंडआउट नंबर 3 कंप्लीट किया, मतलब ये बैंक क्लासिफिकेशन, उसको पहले खत्म करो। सो योर प्रायोरिटी फॉर टुमारो सैटरडे संडे जो भी छुट्टी है नहीं है उसको निपटाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एनबीएफसी जो भी 39 पेजेस थे, असल में उतना डिफिकल्ट नहीं है, इट इज इजी कंपेयर टू जो मॉनेटरी पॉलिसी और वो सब में आप जाओ। सो कंप्लीट दैट, कल मिलते हैं और आगे कहानी जारी रखते हैं। सो आई एंड द क्लास हियर, सी यू टुमारो।